सभी को नमस्कार। अ, हमने लास्ट टाइम कल्याणी चालुक्य, बादामी चालुक्य और उनके बारे में जानकारी ली थी और आप सभी को उसके बारे में सुनकर बड़ी प्रसन्नता लगी। ये आप सभी ने चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जो लिखा था, उसकी वजह से हमें पता चला। आज का हमारा जो सेशन है वो चालुक्यों के बाद जो डायनास्टी महाराष्ट्र और स्पेशली आंध्र रीजन में जो ज़्यादा फेमस हुई, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जस्ट एक मिनट, हम फिर उसके लिए ओके। तो हमारा आज का ये जो सेशन होने वाला है, तो हम यादव डायनास्टी के बारे में बात करने वाले हैं। यादव डायनास्टी जो महाराष्ट्र, आंध्र, आज का तेलंगाना और उसके बाद नीचे कर्नाटक का कुछ इलाका और तेलंगाना का भी कुछ रीजन, मगर महाराष्ट्र का अराउंड लगभग सभी एरिया। तो इस एरिया में जो डायनास्टी बहुत फेमस रही, तो उस डायनास्टी के बारे में हम बात करेंगे। Yadava dynasty, which became paramount in the Deccan under Bhillama, who founded Devgiri as his capital. अब तक वैसे अगर देखा जाए तो हमने कई सारे डायनास्टीज के बारे में ये किया था, बट एक ऐसी डायनास्टी की जो डायनास्टी यानी जिसका महाराष्ट्र दूसरे डायनास्टीज के बारे में अगर हम कहें, दूसरी दूसरी डायनास्टीज जैसे राष्ट्रकूटों के बारे में हम जानकारी लेते हैं, तो राष्ट्रकूटों के कुछ कैपिटल प्लेसेस जो महाराष्ट्र में थे, यानी हमने एलिश पूर्वराधीश्वर एलोरा के बारे में बात की, या फिर कंधार पूर्वराधीश्वर जो कंधार के बारे में हमने बात की। सातवाहनों के बारे में भी, जो सातवाहन कैपिटल्स की जब बात करते हैं, तो अगर सिन्नर से लेकर के यहाँ इस तरफ अगर हम महाराष्ट्र में देखें पैठन, तो प्रतिष्ठानपुर, फिर उसके बाद तेर तगर तगर पूर्वराधीश्वर। बट दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन दैट डायनास्टी, बट फर्मली ये नहीं कह सकते कि ये उनका कैपिटल था। कंधार पूर्वराधीश्वर राष्ट्रकूटों के इसमें आता है, बट वो क्या राष्ट्रकूटों का ही कैपिटल था या लॉन्ग पीरियड तक था, इसके बारे में ऐसा हम फर्मली ये नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बारे में स्कॉलर्स के कई सारे ओपिनियंस है। सातवाहनों का, जैसे आंध्र वृत्तीय सातवाहना कहा जाता है, कुछ लोग कर्नाटक से भी मानते हैं, महाराष्ट्र से मानते, तो इसके बजाय जहां पर हम फर्मली कह सकेंगे, तो ऐसी डायनास्टी यादवा डायनास्टी है। तो यादवों का कैपिटल प्लेस जो देवगिरी रहा, दौलताबाद जो रहा, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है आज भी महाराष्ट्र के, तो यहाँ पर उनका कैपिटल हमें दिखाई देता है, और उस समय उन्होंने बनाया हुआ फोर्ट, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। जिस डायनास्टी की शुरुआत सेउन यादवा जैसा जो ये किया है, सेउन श्रीनगर, जो हमारे सिन्नर रीजन जो नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहां से जिसकी शुरुआत हुई 850 से लेकर के 1334, माने तो ये लगभग 500 साल तक जिनका राज रहा। बट मैक्सिमम उसका जो इम्पैक्ट है वो 200-250 ईयर तक उसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहा, ऐसा हम कह सकते हैं। दृढ़ प्रहार से लेकर के इसकी शुरुआत हुई, सेवन चंद्र वगैरह उसमें, भिलम भिल्लम फर्स्ट, भिल्लम सेकंड, भिल्लम थर्ड, इस तरह से उनका ये फेमस रहा। फिर उसके बाद सिंघन, तो जो सबसे ज्यादा फेमस रहे भिल्लम, सिंघन और सेवन चंद्र, ये ज्यादा उसमें से फेमस हुए। और उनके कई सारे कॉपर प्लेट्स और कई सारे शिला शासन आज भी महाराष्ट्र के इसमें प्राप्त होते हैं, महाराष्ट्र एंड सम पार्ट ऑफ द कर्नाटका एंड सम पार्ट ऑफ द तेलंगाना। यहाँ पर जब हम यादवा आर्ट्स की जब बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि उस समय का जो लिटरेचर है, तो उस लिटरेचर में कई सारी कलाओं का बहुत अच्छा जिक्र प्राप्त होता है। प्रोफेशनल पेंटर्स हु पेंटेड ऑन क्लॉथ एंड प्रिपेयर्ड वॉल पेंटिंग्स, रंगावली और रंगोली। अब ये रंगोली से आया, अगर ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर जिन्होंने ज्ञानेश्वरी की रचना की यादव पीरियड में, अगर उसको हम पढ़े तो रंगोली, जिसको महाराष्ट्र में रांगोली इस नाम से ये पहचानते हैं, तो रंगोली का बहुत सुंदर वर्णन उनके ज्ञानेश्वरी में हमें प्राप्त होता है। This is the peculiar art of color powders was practiced especially by ladies. Embroidery was also known. तो यहाँ पे वॉल पेंटिंग्स के बारे में, क्लॉथ इसके बारे में,
अब और भी वर्णन हमें प्राप्त होते हैं। ज्ञानेश्वरी gives a two number of references to this marionettes and shadow plays also. Dancing and music were popular. अभी यहाँ पे शैडो प्लेस की जो बात है उसका भी जिक्र आता है, डांस एंड म्यूजिक की बात। देयर वाज अ क्लास ऑफ प्रोफेशनल डांसिंग गर्ल्स, इवन टेम्पल्स अरेंज्ड देयर प्रोग्राम्स ऑन फेस्टिवल्स, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस वेर आल्सो स्टेज्ड एंड देयर वर प्रोफेशनल एक्टर्स। वैसे अगर देखा जाए तो ये कला जो है महाराष्ट्र से वैसे ज़्यादा साउथ के टेम्पल्स में बहुत ज़्यादा फेमस थी, बट उसका प्रभाव अभी महाराष्ट्र में भी, यादव पीरियड में भी हमें दिखाई देता है। और इसी वजह से आगे चल कर के यही इम्पैक्ट हमें नॉर्थ में भी दिखाई देता है। उसके बाद स्कल्पचर की जब हम बात करते हैं तो आर्ट ऑफ दैट एज विच सर्वाइव्स टुडे इज ओनली स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर. Exuberant carving of the exteriors of temples was the fashion of the day. The sculpture displays a number of motifs and themes: deities, dancing parties, women, sannyasis, kings, queens, attendants, warriors, battles. ये उस उन चित्रों में जो दिखाए गए उसका यहाँ पर ये दिया, और कई सारे ज्वेलरी और इसका भी यहाँ हम देख सकते हैं। कुछ टेम्पल्स के स्केचेस हम देखेंगे जिसमें हमको इसके बारे में जो है अच्छा वर्णन दिखाई देगा। जब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कुछ भी जब हम थेराटिकली या हम ओरली जब पढ़ते हैं, यानी कुछ हमें सामने इंफॉर्मेशन दिखता है जब पढ़ते हैं या कुछ सुनते हैं, उसके बजाय जब हम उसको फोटोज के इसमें या पेंटिंग्स के इसमें जब देखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छी तरह से वो पता चलता है। So in all this activity, the artist is more under the impact of tradition than the originality and is extremely difficult. It is interesting to note the aspects in which woman is represented through they are common motifs. अभी जनरल हो गया था इसके बारे में, और महिला का दैनंदिन जीवन भी यहाँ के कला में हम देख सकते हैं। अभी तक जितने हमने टेम्पल्स, आर्ट, आर्किटेक्चर, डायनास्टीज की जो जानकारी हमने ली, तो उन सभी में महिलाओं का या ये बाकी जो भी हमने लाइफ देखा, तो वो डेली लाइफ के बजाय दरबारी लाइफ, रॉयल या कोर्ट लाइफ जो है, या फिर उनका नृत्य, नृत्यांगना, डांस, म्यूजिक, इससे रिलेटेड हमने लाइफ देखा। बट डे टू डे हर रोज जो महिला काम करती है उसके बारे में वर्णन उस समय के साहित्य में भी आता है, और उस समय के मंदिरों पर जो ये शिल्प जो बनाए गए उसमें भी हम देख सकते हैं। The artist is successfully in depicting and distinguishing characteristics of a mother and child from a noble family, a busy housewife and village milkmaid. The female hairstyles as seen from the sculptures are also reproduced. कुछ तो ऐसे टेम्पल्स है, हम महाराष्ट्र में वैसे एलोरा केव्स की जब बात करते हैं या अजंता केव्स की भी जब बात करते हैं, तो शिल्पों में या चित्रों में जो जितने हेयर स्टाइल महिलाओं के दिखाए गए हैं, तो उसी तरह से हम यहाँ के महाराष्ट्र के टेम्पल्स, कुछ टेम्पल्स की बात कर सकते हैं। उसके ऊपर जो स्कल्पचर्स दिखाए गए हैं, जो मूर्ति शिल्प बनाए गए हैं, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि कितने अलग अलग हेयर स्टाइल्स उसमें बनाए गए हैं। दिस इज वन ऑफ एक सिर्फ एक हेयर स्टाइल का सिर्फ एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसमें वस्त्राभूषण हो सकते हैं, उनके अलंकार हो सकते हैं, फिर उनका अलग अलग और भी स्टाइल जो है उसको हम वहाँ नोट कर सकते हैं। Though the temple sculpture shows some masterpieces, in general it is not a production of very high artistic quality. कुछ देखेंगे हम उसके सैंपल्स। लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो उसमें स्पेशली मराठी जो है वो हमें दिखाई देती है। अब तक के सभी इसमें अलग अलग भाषाओं को हमने देखा, जैसे कन्नड़, तेलुगु या तमिल, संस्कृत, उसके बारे में हमने देखा। बट यहाँ पर यादवों के शुरुआती दौर में संस्कृत और कन्नड़ा का हमें दिखाई देता है, बट लैटर पीरियड में मराठी का हम ज़्यादा प्रभाव देख सकते हैं। अभी वैसे अगर देखा जाए तो साहित्य की रचना भी जो है उस समय में जो सबसे ज़्यादा हुई, तो संस्कृत और मराठी इन दोनों में ज़्यादा रचनाएं हुई हम देख सकते हैं। लिटरेचर में जैसे फेमस है हेमाद्रिका, जो चतुर्वर्ग चिंतामणि, वेरी पॉपुलर एंड फेमस लिटरेरी वर्क, जो फोर वॉल्यूम्स जो है चतुर्वर्ग चिंतामणि के, जिसमें उन्होंने हेमाद्रिका, अभी वैसे देखा जाए तो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ महाराष्ट्र विच इज कॉल्ड एज द हेमाडपंथी टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल, वो हेमाद्रि के नाम की ही वजह से आता है, तो ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद महानुभवों का साहित्य जो है, वैसे मराठी जब हम बात करते हैं तो मराठी जो प्राकृत से आई ऐसा माना जाता है,
बट प्राकृत का उसका जो यानी मराठी का जो शुरुआती का जो भी लिखा लिखा हुआ हम साहित्य प्राप्त करते हैं, तो वो महानुभव साहित्य है। महानुभव इज अ फेमस सेक्ट इन महाराष्ट्र, जैसे वारकरी वगैरह है, तो वैसे ही एक कल्ट हम कह सकेंगे। तो महानुभव संप्रदाय जो चक्रधर, महात्मा चक्रधर जो थे, उन्होंने इसको निर्माण किया था। और लीला चरित्र जैसे कुछ ग्रंथ उस समय में लिखे गए थे। महदम बेचे धवड़े, भट्टोबास, उन्होंने कई सारी रचनाएं उस समय की थी। तो इस महानुभव साहित्य में से हमें मराठी का मूल रूप जो है वो हम वहां पर देख सकते हैं। उसके बाद मुकुंदराज, जिनका विवेक सिंधु जैसा ग्रंथ फेमस है। संत ज्ञानेश्वर, जिनकी ज्ञानेश्वरी अमृतानुभव जैसे ग्रंथ है। उस समय का पीरियड अगर देखा जाए तो ज्ञानेश्वरी का शके 1212 ते टीका केली ज्ञानेश्वरी सच्चिदानंद बाबा अत्यादरे लेखको झाला। 1212 शक यानी 78, अगर उसमें हम मिक्स करते हैं तो हम उसका ये प्राप्त ईस्वी सन जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी 1290 में उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी एट द एज ऑफ 16। उनके पांचों भाई जो वारकरी सेक्ट के प्रमुख माने जाते हैं। चार भाई, पूरे मिला के संत ज्ञानेश्वर के साथ चार भाई, और उनकी बहन मुक्ताबाई, निवृत्तिनाथ सोपानदेव, फिर संत ज्ञानेश्वर सोपानदेव और मुक्ताबाई, निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान काका मुक्ताबाई, चार, सॉरी, तीन ब्रदर और वन सिस्टर। मगर ये सभी परंपरा को जब हम ठीक से पढ़ते हैं, उनके ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो नाथ संप्रदाय जो है, नाथ कल्ट, उसका भी हमें इम्पैक्ट उसमें दिखाई देता है वारकरी इसमें। और ये ऐसा पहला संप्रदाय था कि जिसमें स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, वो सभी समान प्रवेश उसमें था। मानवों सेक्ट में भी इस तरह का प्रवेश था। बट वारकरी जितना फेमस हुआ पूरे महाराष्ट्र में और बहुत बड़े पैमाने पर, तो उतना दूसरा कोई संप्रदाय महाराष्ट्र में इस तरह से फेमस नहीं हुआ। ये शायद मेरा कहना थोड़ा सा ये हो सकता है, बट अगर जो लोग महाराष्ट्र से है या जो वारकरी संप्रदाय का अगर अध्ययन है, तो उसके बारे में हम ये कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मुक्ताबाई जो एक फेमस मराठी स्त्री संत जिसको हम कहेंगे, फीमेल संत, तो उन्होंने ताटीचे अभंग और कई अभंगों की जो रचना की है, तो वो भी फेमस है महाराष्ट्र में। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जलगांव डिस्ट्रिक्ट, तो चांगदेव जो यहाँ का प्लेस है, और वहाँ बाजू में ही मेहून, तो मुक्ताबाई का जो लास्ट डेज है वहाँ का है, वहाँ वहाँ का एक टेम्पल भी हम इसमें देखेंगे। उसके बाद फिर जैसे अभी महानुभव और इसके बारे में तो अभी हमने बात की। फिर उसके बाद अक्कन्ना जैसे जो कवि थे उस समय, उन्होंने 1198 में वर्धमान पुराण जैसे ग्रंथों की रचना की थी। उसके बाद अमुगी देवा जो है, उन्होंने जो सिमन सेकंड के पीरियड में थे, उन्होंने वचन जो जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था, कर्नाटका में जो वचन फेमस है, बसवेश्वर, अक्का महादेवी वगैरह, उनके जो वचन का, तो जैसे महाराष्ट्र में अभंग या संस्कृत में श्लोक, वैसे ये कर्नाटक के वचनों की निर्मित उन्होंने की। इट्स लाइक एज अ डिवोशनल सॉन्ग्स। उसके बाद सिंघन जो है, ये साहित्य और इसके लिए बहुत उन्होंने प्रमोट किया। और एक ज्योतिष और बीजगणित, ज्योतिष शास्त्र, और उसके बाद ग्रह शास्त्र जिसको हम कहेंगे, तो एस्ट्रोलॉजी, तो उसके बारे में अध्ययन करने के लिए उन्होंने एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज या इंस्टीट्यूट, एक मठ स्थापन करने के लिए उन्होंने उस समय भास्कराचार्य जो थे, जिन्होंने बीजगणित लीलावती जैसे ग्रंथ लिखे, तो उनको उसकी स्थापना करने के लिए वहाँ कुछ जमीन और ये दान दी थी। और उसके साथ साथ उसके बाद भी उनका भास्कराचार्य का जो ग्रैंडसन था, जिसका नाम भी चांगदेव था, तो उसको भी कुछ जमीन और कुछ गांव जो है इनाम दिए गए थे इसी अध्ययन के लिए। उस समय का ये जैसे भास्कराचार्य भी मैंने बताया, बीजगणित लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि, करण कुतूहल, ये ग्रंथ है जो उन्होंने लिखे। तो उसके बाद संगीत रत्नाकर जैसे ग्रंथों का निर्माण हुआ इंडियन म्यूजिक के बारे में। अनंत देव जिन्होंने वराह मीर, उनका अनंत देव, और उसके बाद वराह मीर का जो है ब्रिजटिका, और ये ब्रह्मगुप्त का बृहत, एक्चुअली ये बृहत सिद्धांत जो है उन्होंने किया था। फिर उसके बाद हरिपाल देवा का संगीत सुधाकर जैसे ग्रंथ निर्माण हुए। वैसे अगर देखा जाए तो इन सारे ग्रंथ
अलग अलग इसमें वो अपना इम्पैक्ट जो है 16-17 सेंचुरी तक इम्पैक्ट रहा। उसके बाद हमारे यहाँ से हम लोग तो भूल गए, बट बाहर उसका जैसे प्रभाव हुआ या प्रचार हुआ, तो फिर पर्शियन में से इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ और फिर उसके बाद मराठी में हुआ। जैसे अगर भास्कराचार्य बीजगणित लीलावती की हम बात करते हैं, तो वो पर्शियन में ट्रांसलेट होके वहाँ गया था। फिर उसके बाद आंध्र से अभी का जो तेलंगाना है, तो तेलंगाना से रेड्डी जो थे उन्होंने उसको फिर अंग्रेजी में अनुवादित किया। फिर उसके बाद संस्कृत का ये हुआ, फिर उसके बाद अभी मराठी में हम उसको देखते हैं। यानी उस ज्ञान को कैसे लोगों ने संजो के रखा अलग अलग जगह पर, और आज लोग हम उसको पा रहे हैं यहाँ। उसके बाद फिर आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं, तो पर्टिकुलरली उस समय जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि राष्ट्रकूटा, उसके बाद चालुक्य, पर्टिकुलरली कल्याणी चालुक्य के टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल का यादवों के इस पर बहुत प्रभाव था। और नॉर्थन नागरा स्टाइल जो शिल्प शास्त्र के इसमें उसका यूज हुआ महाराष्ट्र में पर्टिकुलर। उसके बाद जो है भुवन दीपा ओरिसन स्टाइल, फिर अपराजित पराचार्य दीपार्णवा गुजराती स्टाइल, फिर उसके बाद राजस्थान स्टाइल। ऐसे ये स्टाइल्स जो है, तो अलग अलग स्टाइल्स का महाराष्ट्र में जो इम्पैक्ट हुआ, उससे महाराष्ट्र में एक अपना टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो फेमस हुआ। जैसे हम देखते हैं द्रविड़ स्टाइल, नागर स्टाइल, भूमिज स्टाइल, वैसे महाराष्ट्र की अपनी एक फेमस आर्किटेक्चर स्टाइल है जिसका नाम है हेमाडपंथी टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल। हेमाडपंथी, तो हेमाद्री पंथ और हेमाडपंथी टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल ये फेमस है। कभी गूगल में अगर सर्च करेंगे तो और भी ज़्यादा डिटेल रूप में हमें जानकारी इसके बारे में प्राप्त होगी। ये एक्चुअली वैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं, अंबरनाथ टेम्पल, महादेव टेम्पल पाटना, बरसाने टेम्पल, हम आगे देखेंगे फोटोग्राफ्स के साथ उसकी जानकारी लेंगे। What is the speciality of this style? So this style is convenient. It does not mean that all temples of that style are built under the other. बाद में भी कुछ बने. The style is popularly known as Hemadpanth. This term may be examined here. Dry order construction, masonry used without mortar, is usually supposed to be its distinguishing feature, and Hemadpant, who is believed to have invented this method, is credited of having built such temples. बट इसमें भी कई सारे फिर कंट्रोवर्सीज है लेट इट बी। मगर जो ड्राई ऑर्डर कंस्ट्रक्शन स्टाइल को जो बताया गया है, तो जैसे पहले मॉर्टर और इसका यूज करते थे, यहाँ पर हम देखते हैं कि टेम्पल्स जो है वो मेल फीमेल स्टोन्स ऐसा बोलते हैं, या फिर लॉकिंग सिस्टम्स ऐसा बोलते हैं। यानी स्टोन को कुछ स्पेशल जगह पर इस तरह से कुछ ये बनाया जाता था कि उसमें दूसरा स्टोन बिल्कुल लॉक हो सके। तो ये अलग सा स्टाइल जो आज भी कई जगह पर यूज हो रहा है, कुछ स्पेशल इसमें आज भी वो यूज हो रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब जब हम यहाँ पर ये टेम्पल सामने जो देख रहे हैं, ऐसे देखने के बाद तुरंत ऐसा लगता है ये कल्याणी चालुक्य स्टाइल का टेम्पल है। ये अंबरनाथ का शिव टेम्पल है जो बॉम्बे के वहां पर है, और ये बहुत फेमस टेम्पल है। अभी शायद आपने सुना होगा कि इसी टेम्पल के रिनोवेशन के लिए और सभी इसके लिए 42 करोड़ रुपीज, अभी जस्ट आज के अखबार में ही ये न्यूज है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये 5-6 दिन पहले भी अखबार में एक न्यूज आया था, मगर आज भी हमने यहाँ के लोकल इसमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ा। ये बैक साइड से भी हम देखते हैं, तो एक अपना स्टाइल इसमें ये किया गया है। बट सब कुछ टेम्पल्स जो है यादव पीरियड के महाराष्ट्र में, वो गुजरात का, स्पेशली वेस्टर्न गुजरात का जो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है, उसका इम्पैक्ट भी हम देखते हैं। सेंट्रल इंडिया का जैसे मध्य प्रदेश का स्पेशली खजुराहो के जो टेम्पल्स है, उस आर्किटेक्चर स्टाइल का इम्पैक्ट भी हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ इसके ऊपर कई सारे स्कल्पचर्स निर्माण किए गए हैं, और ये जगती और कंगोरा जिसको बोलते हैं, यानी टेम्पल के जो बाहर आए हुए हिस्से है, पार्ट जो है, उसके ऊपर इतना ब्यूटीफुली जो बनाया गया है। सो फर्स्ट पीरियड, या फिर हम उसको जिसको शुरुआती दौर यादव पीरियड का अगर कहेंगे, तो उसमें ही हम इस तरह का स्टाइल देखते हैं। जैसे जैसे ये लेट यादव पीरियड को जब हम देखते हैं, या लेटर यादव पीरियड की जब हम बात करते हैं, तो उसमें ये कार्विंग या फिर ये स्कल्पचर्स निर्माण करने की जो परंपरा, या फिर पिलर आर्किटेक्चर स्टाइल्स,
इसमें कहीं धीरे 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 कुछ कमी हमें दिखाई देती है। तो जैसे हम एग्जांपल देखेंगे पता चलेगा। ये शुरुआती दौर के गोंदेश्वर टेम्पल सिन्नर का पंचायतन स्टाइल का ये टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है, ये पंचायतन स्टाइल जिसको हम कहेंगे। अभी कुछ दिन पहले इसका रिनोवेशन और इसकी प्रोसेस हुई। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल टेम्पल्स। अब ये जब हम देखते हैं तो इस शुरू में यहाँ पर हम नागर स्टाइल का इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। और फिर उसके बाद ये उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू जब देखते हैं तभी पता चलता है, और ये पंचायतन स्टाइल का टेम्पल उसका प्लान देखने के बाद ही पता चलता है। फिर उसके बाद यहाँ अंदर कुछ जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं उसमें हम देख सकते हैं और बिजी हाउस वाइफ देख रहे हैं, एक माँ घर में जो है वो छाछ बना रही है। यानी यहाँ पिलर को रस्सी बांध करके ये लकड़ी जिसको अंदर रखा है और ये मटके के अंदर जो है वो छाछ बना रही है। एक हाथ से उसने रस्सी को ये किया और ऊपर बच्चा सो रहा है, झूले में उसको सुलाया है और दूसरे हाथ से वो उसको झुला रही है। तो ये दृश्य मैंने अपने बचपन तक कई सारे घरों में देखा है। यहाँ तक कि कुछ समय ऐसा होता था कि माँ जो है वो घर में दूसरा काम करती थी और हम जो है ये छाछ बना लेते थे और बच्चों को इस तरह से सुलाया जाता था, क्योंकि उस समय आज आज जैसे रेडीमेड झूला मिलते हैं वैसा तो कुछ झूला नहीं था। ट्रेनों में जाते हैं तो आज भी कुछ माएँ, दादी माँ, स्पेशली माँ नहीं दादी माँ जो है आज भी इस तरह से बच्चों को सुला करके ले जाते हैं, आज भी हम दृश्य देखते हैं। सो ये हमें वहाँ के टेम्पल के स्कल्पचर्स में दिखाई देता है। तो जैसे हमने कहा डेली रूटीन वर्क जो या हेमड़पंथी या यादव पीरियड के ये इसमें हम देख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द स्पेशलिटी। और हेयर स्टाइल की जो बात हमने की थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग हेयर स्टाइल। ये देख रहे हैं यहाँ पे कि ये दो पीछे इस तरह से किया है, यहाँ पर एक अलग स्टाइल बना है, फिर यहाँ ऊपर से एक अलग स्टाइल बना है, यहाँ पर फिर पीछे का अलग स्टाइल है और यहाँ एक अलग स्टाइल है। महाराष्ट्र में इस तरह का जो स्टाइल है, यहाँ जो ये बनाया हुआ फोर्थ हम देख रहे हैं इसको बुचड़ा तो ऐसा बोलते हैं। तो ये स्टाइल जो है अभी अभी भी महिलाएं जब बालों को धोती है तो धोने के बाद जब ये करते हैं तो इस तरह का स्टाइल आज भी वो यूज करती है। बाहर की तो बात हम पता नहीं, मगर हमारे यहाँ जो आज भी होता है तो ये बता रहे। तो इट मीन्स व्हाट वी कैन सी द सेम ट्रेडिशन 800-900 ईयर्स बैक आल्सो। उसके बाद हम ये कर्णेश्वर टेम्पल जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है, संगमेश्वर तालुका में, तो ये कर्णेश्वर टेम्पल, इसकी स्पेशलिटी ये है तीन तरफ से इसका एंट्री पोर्शन है और तीनों तरफ से वही सुंदरता हम देख सकते हैं। और ये थोड़ा सा स्टार शेप्ड में बना हुआ टेम्पल, मगर यहाँ का ये पीछे का जो स्टाइल देखते हैं, यहाँ फिर हम चालुक्यों का वो इम्पैक्ट देखते हैं शिखरों के इसके ऊपर। और बाकी ये दूसरे जो छोटे छोटे शिखर बने हैं ये थोड़ा अलग स्टाइल यहाँ हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ उसका दूसरी तरफ का एंट्री पोर्शन हम देख सकते हैं। दिस इज द थर्ड वन साइड। तो तीन अलग अलग इसमें से। और फिर उसके बाद इसकी विशेष बात, यहाँ पर जो छोटे छोटे देवकोष्ठ बाहर जिसको हम कहते हैं, तो इन देवकोष्ठों में हम यहाँ पर डांसिंग गणेश आप देख सकते हैं। एक्चुअली एक कलर बाद में किया गया है, नीचे जहाँ स्टोन है तो उसके ऊपर ये मूषक जो है वाहन उनका ये देखते हैं तो पता चलता है दिस इज द ओल्ड स्कल्पचर है रियली। बट वो किसी ने उसको ब्यूटीफुल कलरिंग करने की कोशिश की है। हो सकता है कोकन में आज भी गणपति उत्सव बहुत फेमस है, यानी 8-10 दिन की छुट्टी आज भी वहां पर 11 दिन की छुट्टी आज भी होती है और दिवाली जैसे मनाते हैं उस तरह से यहाँ गणेश उत्सव मनाया जाता है। तो हो सकता है कि उसके प्रभाव से किसी ने इसको कलरिंग किया होगा। यहाँ पर फिर हम शिवा का दृश्य देखते हैं तो शिव भी नृत्य स्टाइल में खड़े हैं और पीछे उनका नंदी वाहन हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ उनका ये शिवलिंग और फिर उसके बाद नंदी का ये देखते हैं। और फिर उसके बाद इस तरह से छोटे छोटे देवकोष्ठों में ये निर्माण किया। और ऊपर छत के ऊपर जो है यहाँ सीलिंग के ऊपर इस तरह का डिजाइनिंग किया गया है। तो बगैर जैसे अभी तक के बादामी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य, राष्ट्रकूटों के अलग अलग टेम्पल्स में हमने सीलिंग में जो ब्यूटीफुल डिजाइन देखा था उस तरह का डिजाइन हमें यहाँ नहीं दिखता। यादव पीरियड में सीलिंग के ऊपर डिजाइन बनाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी शायद कम थी। सम ऑफ द टेम्पल्स ओनली जहां पर हम इस तरह का एग्जाम्पल देख सकेंगे। पिलर्स के ऊपर का भी जो कार्विंग या डिजाइनिंग हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं तो एक अलग अलग रूप हम देखते हैं
बट माइन्यूटली कार्विंग एंड ब्यूटीफुली कार्विंग की जो परंपरा है वो कहीं धीरे धीरे खत्म होती हुई हम यहाँ देखते हैं। बट आउटसाइड टिल अभी भी वहाँ का दृश्य ही देख सकते हैं। ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट रतनवाड़ी का अमृतेश्वर टेम्पल है। वैसे देखने से ही हमें इम्पैक्ट पता चल जाता है कि ये नागर स्टाइल का इम्पैक्ट है। बट इसका मंडप अगर हम देखें तो मंडप वो हेमाडपंथी का थोड़ा सा प्रभाव यहाँ दिखाई देता है। बट इससे ही धीरे धीरे हेमाडपंथी टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल किस तरह से डेवलप हुआ होगा वो हम समझ सकते हैं। ये उसी का 1880 में जो लिया हुआ फोटोग्राफ है वो हम यहाँ देख सकते हैं 1880 में। महाराष्ट्र के पर्टिकुलरली, मैं ऑल ओवर इंडिया की तो बात नहीं कह सकूंगा, बट महाराष्ट्र की मैं बात करता हूँ। मैक्सिमम टेम्पल्स जो जेम्स बर्जेस और उसके उस समय के लोगों ने, रिसर्च ऑफिसर्स ने 1860-70 से लेकर के आगे अराउंड 1915 1920 तक कई सारे टेम्पल्स के फोटोग्राफ्स उन लोगों ने निकाले जो आज भी हमें प्राप्त होते हैं। सो यह सामने उसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। ऐसे कई फोटोग्राफ अभी हम इस सेशन में देखेंगे। तो 1880 में इस टेम्पल का क्या सिचुएशन था और आज की तारीख में ये टेम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस तो हमें दिखता है ना। ये पीछे का साइड हम देखें, इस तरफ में देखें तो कुछ ऐसे है कि जो उस समय थोड़ा सा ठीक स्थिति में था और आज नहीं है। सिर्फ पेड़ और ये जो है आजू बाजू के वो निकाल दिए गए और थोड़ा क्लीनिंग वगैरह किया गया, ये बात है। बट इंटैक्ट जिसको हम कहते हैं, मंदिर अच्छी स्थिति में, सुस्थिति में था। और ऊपर के शिखर को अगर हम ठीक रूप से देखते हैं तो आमलक की तरह इसका स्टाइल बना हुआ है, ऐसा हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो शिखर स्टाइल है उसका यहाँ देखे ओरिसा स्टाइल। तो जैसे अभी हम कह रहे थे तो वो देखते हैं। तो जैसे जगन्नाथपुरी के जो टेम्पल है या फिर लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर का, उस तरह के शिखर का स्टाइल थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं। ये ऊपर के इसमें उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। फिर उसके बाद मराठा यादव स्टाइल। अभी ये यादव स्टाइल जो धीरे धीरे यानी यहाँ से चेंज होते हुए फिर ये मराठा स्टाइल भी जो डेवलप हुआ। मराठा स्टाइल में तो और भी कुछ थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट हुआ था, तो वो भी हम देखेंगे, कुछ हम एग्जांपल्स देख सकेंगे। बट जस्ट आई वांट टू से दैट दिस इज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ नागरा द्रविड़ा सेंट्रल इंडिया। एंड उसके साथ साथ गुजरात का भी स्टाइल इम्पैक्ट है, उड़ीसा स्टाइल का इम्पैक्ट है। इससे खुद की अपनी एक स्टाइल जो है वो इसमें डेवलप हो चुकी है। अभी यहाँ उसी टेम्पल का जब गर्भगृह हम देखते हैं तो यहाँ पिलर के अलग अलग स्टाइल्स हम देखते हैं। पिलर का अलग अलग ये डिजाइन देख सकते हैं। गर्भगृह के ऊपर यहाँ कुछ देवताओं का अंकन देखते हैं और अंदर जाने के बाद हम जो है यानी इसके ऊपर जो यानी गर्भगृह के प्रवेश द्वार के ऊपर कुछ अलंकरण देख सकते हैं। बट मूर्तियां निर्माण करने की जो परंपरा थी चालुक्य, स्पेशली लेटर चालुक्य केस में जो हमने देखा था, या इसके बाद में भी हम होयसला आर्किटेक्चर स्टाइल में भी उसको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। वो परंपरा यहाँ पर थोड़ा सा कम हुई है। कोपेश्वर टेम्पल खिद्रापुर, इट्स एन वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। बहुत ही सुंदर मंदिर है। इसके जंगा से लेकर के यानी जिसका आउटसाइड नीचे के पोर्शन से लेकर के अब ऊपर लास्ट तक इसमें यानी शिखर तक के इसमें और अंदर भी कई सारे सुंदर शिल्प इसके ऊपर निर्माण किए हुए हैं। यहाँ हम विंडोज के भी अलग अलग स्टाइल देख सकते हैं। और ये बाहर का एंट्री डोर है जिसके ऊपर भी इस तरह से सुंदर शिल्प बने हुए हैं। ये पीरियड, ये पोर्शन जो हम देख रहे हैं ये बाद में रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ है, बट ये भी 18th 19th सेंचुरी में किया हुआ है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसकी सबसे विशेष बात इस टेम्पल की, जब हम अंदर जाते हैं ये आप यहाँ का जो स्टेज जैसा देख रहे हैं, ये डांसिंग के लिए स्पेशली बनाया गया था। ये डांस के लिए देख रहे हैं आप यहाँ के आजू बाजू के पिलर्स, और इस पिलर्स के ऊपर की ये जो ये रचना जो है, तो रियल इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर डांस। बहुत ही सुंदर जगह है डांस के लिए, इस तरह से उसको बनाया गया है। और अंदर ऐसे अगर देखा जाए तो विष्णु धोपेश्वर और ये इसको हम देख सकते हैं, शिवलिंगा को देख सकते हैं। सो कोई नंदी वगैरह तो वहाँ नहीं है, बट इस तरह से वो निर्माण किया है। मुझे सिर्फ ये कहना है यहाँ आज भी बहुत सारी नृत्यांगनाएं जब आती है या नृत्य विशारद लोग जब आते हैं तो ये देखते ही ऐसा लगता है कि हम अभी
नृत्य की शुरुआत करे। इतना सुंदर वो आज भी दिखाई देता है। ऊपर का है पोर्शन देखिए, हाफ पोर्शन यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है। दिस ऑर्नेटली कार्व्ड ओपन मंडपा, दिस कोपेश्वर मंदिर का कितना ब्यूटीफुल रहा होगा उस समय जब ये ओरिजिनल जब बना था उस समय का पिलर्स और उसके ऊपर का। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। इसके ऊपर के शिल्पों को भी देखते हैं तो यहाँ आपको कोई ये कोई मदनिका या सूर्य सुंदरियों के शिल्प नहीं दिखाई देंगे, बल्कि हर एक देवताएं जो है वो अपने अपने वाहन पर आरूढ़ है। कुछ शिल्प जो है वो तो टूट कर गिर चुके हैं, पर जो भी है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है दृश्य। बाहर का दृश्य बैक साइड का अगर हम देखेंगे, इसके पिलर्स के ऊपर भी बहुत सुंदर अलंकरण है और यहाँ पर भी कुछ ऐसे सुंदर डिजाइन कार्विंग किए हुए हैं और शिल्पों की भरमार इस मंदिर के ऊपर है। स्पेशली कई सारी सुर सुंदरियां, देवताएं, अप्सरा, उनके शिल्प यहाँ पर हम देख सकते हैं बैक साइड के इसमें। और ये बिल्कुल एक स्टार के रूप में जो गर्भगृह से जो पानी बाहर आता है तो उसको ये करने के लिए यहाँ बिल्कुल सुंदर रूप से किया है। और इसका जिसको हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, पानी जल निस्तारण पद्धति, वो भी बहुत सुंदर है। देख रहे हैं यहाँ के इसके ऊपर के शिल्प और ये यहाँ हाथियों के शिल्प हम देख रहे हैं। ये पूरा हाथियों का माने पूरी माला जैसे बनाई है। हर देवता के वाहन को हाथी हाथी के रूप में दिखाया गया है। और यहाँ पर ऊपर ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर के विष्णु खड़े हैं और उनके बाजू में ये फिर जिसको हम बीच में कभी ऐसा हो जाता है जिसको दो हवा ये करने के लिए जो है वो खड़ी है, चामरधारिणी जैसा ये वहाँ का हम देख सकते हैं। फिर उसी के ऊपर कुछ ऐसे शिल्प है, ये किरण मेंगड़े जी उन्होंने लिए हुए फोटोग्राफ्स है। और यहाँ पर पत्र लेखिका जो पत्र लेटर राइटिंग कर रही है, तो ऐसा उसका ये दृश्य यहाँ दिखाया। और यहाँ बाजू में देख सकते हैं कि नृत्य करते करते जो है वो इसको मृदंग को बजा रही है। तो एक ऐसे सुंदर सुर सुंदरी का दृश्य हम यहाँ देख सकते हैं। और ये फिर नमस्कार की पोज में खड़ी हुई ऐसी कुछ सुंदरियों को हम वहाँ देखते हैं। फिर उसके बाद ये सातारा डिस्ट्रिक्ट का रामलिंग टेम्पल है, बट ये बहुत ही क्षतिग्रस्त अवस्था में है। उसके सामने का जो पुष्करनी है, देखिए बिल्कुल किसी वाटर बॉडी के बिल्कुल यानी जोड़ करके वाटर बॉडी के बिल्कुल बाजू में इतना बड़ा ये मंदिर इस तरह से बनाया गया है। वाटर बॉडी जो है अभी बहुत क्षतिग्रस्त अवस्था में, कभी ऐसा हो सकता है इसको अगर जल्दी से ठीक नहीं किया गया तो ये टेम्पल को भी नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा एक उदाहरण हमारे यहाँ पर धुलिया डिस्ट्रिक्ट में मेथी नाम का जो गांव है, वहाँ उस मेथी गांव में एक छोटा सा विष्णु टेम्पल है। और वहाँ अभी तो वो दशनामी गोसावी पंथियों का अखाड़ा है और वहाँ का जो पुष्करनी है वो अभी क्षतिग्रस्त हुई है। थोड़ा सा टेम्पल बाजू में है, मगर वो अगर ठीक से इसी इसी तरह से अवस्था हम देखते हैं। बस कहना इतना ही है, उस इलाके में रहने वाले लोग अगर उनके दिल में इसके बारे में आस्था है तो हम लोग भी उसके बारे में कोशिश करके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की मदद से उसको अच्छा कर सकते हैं। ये कोशिश हमने यहाँ पर की थी और उसको काफी सफलता भी मिली। उसके बाद ये अंजनेरी का हेमाडपंथी जैन टेम्पल है। यहाँ देख रहे हैं कि ये कंस्ट्रक्शन लेटर पीरियड में हुआ है। मराठा पीरियड में कई सारे हेमाडपंथी टेम्पल्स उसको जीर्णोद्धार करने की कोशिश की गई। स्पेशली अहिल्या देवी होळकर जो थी उस समय की एक सरदार महिला जो थी, उन्होंने इस तरह की कोशिश की। और यहाँ फिर नारायणेश्वर टेम्पल नारायणपुर जो पुरंदर तालुका में है, इसका डोर और ये देखें तो चालुक्यों का टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल का इम्पैक्ट देखते हैं। और ऊपर ये देखेंगे तो ये जैसे अभी हमने देखा था ओरिसाइन शिखर स्टाइल, तो उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। बट फ्रंट साइड में ये नाग देवताओं का और इसका ये जो बनाया गया है, इट्स अ डिफरेंट स्टाइल। तो इस तरह का एक अपना अलग टेम्पल यहाँ बना हुआ। और ये पेड़गांव श्रीगोंदा तालुका में जो है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल। तो वैसे अगर दूर से देखा जाए तो एक सिंपल सा टेम्पल लगेगा, बट नजदीक जाके देखेंगे तो कितना ब्यूटीफुल है। उसके बाहर के डोर हो या फिर इनसाइड गर्भगृह का जो डोर है, इसके ऊपर का अलंकरण, स्पेशली ये साइड जिसको हम कहते हैं पंचस्तंभ अलंकरण, तो ये अलंकरण यहाँ पर सुंदर रूप से देख सकते हैं। और यहाँ पर उसके पिलर्स जो है, तो पिलर्स घट्ट पल्लवा, ये घट्ट पल्लव पिलर्स के ऊपर के जो है ये स्पेशली
कर्नाटका और महाराष्ट्र के टेम्पल में ज़्यादा दिखाई देते हैं। और यहाँ पिलर्स के ऊपर के फिर बाकी शिल्प और ये सुंदरता देख सकते हैं। ऊपर सीलिंग को भी ब्यूटीफुल ये किया गया है, बट छत में उस तरह का डिज़ाइन जो आज हमें नहीं दिखाई देता। शायद उस समय बनाया गया हो या फिर क्षतिग्रस्त हुआ हो, पता नहीं। बट कई सारे स्कल्पचर्स भी वहाँ पर है, ये विष्णु और उनके शिल्प हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर बाहर कई सारी सूर्य सुंदरियों के शिल्प हम देख सकते हैं, कई सारे देवताओं के शिल्प देख सकते हैं। और यहाँ पर फिर कुछ ऐसे सती शिला या हीरो स्टोन्स, उसका ये ऊपर का पोर्शन यहाँ पर रखा गया है। शायद हो सकता है इसके नीचे कुछ इंस्क्रिप्शंस वगैरह भी हो। वहाँ बाजू का एक जो है छोटा सा टेम्पल के जैसा बना है, वहाँ पर ये रखा गया है। मंदिर के ऊपर के ये कुछ शिल्प हम यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ और कुछ ये भूवराह नरसिंहा जो है उनका शिल्प यहाँ पर हम देख रहे हैं। और बाकी सारी ये सूर्य सौंदर्यों के शिल्पों को देखें, ये सभी लगभग नृत्य की पोज में है, मैक्सिमम जो है डांसिंग पोज में खड़ी हुई है। ये हमारे जलगांव से नजदीक धुलिया डिस्ट्रिक्ट के बरसाने के टेम्पल से। नाउ इट इज शिवा टेम्पल। और यहाँ 3 टेम्पल है, अलग अलग 3 टेम्पल्स है एक ही इसमें, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर और एक टेम्पल है। ये वहीं का उसी कैंपस का ये दूसरा टेम्पल है, जिसके ऊपर गणेशा के बहुत ब्यूटीफुल शिल्प है। फ्रंट साइड में भी, बैक साइड में भी बहुत सुंदर शिल्प वहां पर बनाए गए हुए। दिस इज द सेकंड वन टेम्पल। और यहाँ पर छोटे छोटे और भी कई सारे शिल्प बने हुए हैं। अभी तो टेम्पल बहुत बुरी अवस्था में, तीसरा टेम्पल तो और उससे ज्यादा बुरी अवस्था में है। ये वहां से थोड़ी दूरी पर, यानी एक 200-300 मीटर की दूरी पर एक और एक टेम्पल है जो रोड के बिल्कुल बाजू में है। और इसके ऊपर ये शिलालेख जो बना हुआ है, इंस्क्रिप्शन 1184 का। और ये निकुंभ वंशीय कृष्ण नाम के राजा ने बनाया था, ऐसा उसका जिक्र आता है। बट इट्स यादवा पीरियड, इसलिए हमने यहाँ पर लिया। यहाँ लास्ट में वर्ड है शके 1106, ये देवनागरी में लिखा हुआ है। तो शके 1106, जैसे मैंने कहा था, उसमें 78 अगर आप मिलाएंगे तो आपको ईस्वी सन एडी मिलेगा, तो 1184। गणेश पट्टिका हम देख रहे हैं। और अंदर जाने के बाद ये पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है। यहाँ शिवलिंग किसी समय में था, ऐसा हम उसको देखने के बाद पता चलता है। उसी के बाद वहां से और थोड़ी, यानी एक कुछ किलोमीटर की दूरी पर मेथी नाम का एक गांव है। तो ये धुलिया डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो मेथी का ये मंदिर, ये बाहर टेम्पल है आज के तारीख में। ये शिव टेम्पल के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली इसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के इसमें जिक्र किया है। लक्ष्मी नारायण टेम्पल या फिर और कुछ टेम्पल से इस तरह से उसका वर्णन किया है। कुछ लोगों ने भवानी टेम्पल्स, 3-4 टेम्पल है एक ही गांव में। मगर ये टेम्पल जो हमने देखा, बाहर से देखा जाए तो ये इस तरह का टेम्पल का दृश्य दिखाई देता है। यानी कितना लास्ट, यानी कुछ अंतिम घटिका है, इस तरह से वो खड़ा हुआ है। और यहाँ ये देख सकते हैं ये शिल्प उसके ऊपर। और अंदर जाने के बाद हम इतना सुंदर रूप उसका पाते। ये फोटोग्राफ जब मैंने लिया था, तो मेरी जो दूसरी किताब मैंने पब्लिश की थी, तो उसका कवर पेज के रूप से मैंने इसको डिजाइन किया था। फिर उसके बाद उसी गांव का दूसरा एक टेम्पल, जिस टेम्पल के बाहर ये मंदिरों के प्रवेश स्तंभ जो है, प्रवेश द्वार, तो वो अभी तो टूट गए हैं, बस ऐसे ही बिखरे पड़े हुए हैं इधर उधर। तो वो वहां पर रखे हुए हैं। और फिर उसके बाद वहीं पर एक तीसरा जो मंदिर ग्रुप, मंदिर टेम्पल समूह जिसको हम कहेंगे, मंदिर समूह, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। तो उसमें से एक टेम्पल में, अभी जैसे मैंने कहा था कि वहां पर ही सामने एक पानी का कुआं जो पुष्करणी की तरह है, वाटर बॉडी, और जो बहुत बुरी अवस्था में है अभी, उसी के बाजू में एक बिल्कुल छोटा सा टेम्पल, उसके अंदर ये मूर्ति है। और ये बहुत ही सुंदर रूप से, मगर ये शेष यहाँ पर हम देख सकते हैं। बट नीचे इस तरह से सूर्य, चंद्र, अश्व और ये सभी हम देख रहे हैं। और यहाँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है, तो एक इस तरह से। और ऊपर देवताओं का भी ये हम देखते आते हुए। तो शायद समुद्र मंथन की कहानी से जुड़ी हुई ये कहानी, अमृत कुंभ और उससे जुड़ी हुई ये कहानी है, ऐसा मुझे लगता है। मैं इसका ज़्यादा इतना डीप स्टडी मेरे पास नहीं है, तो हो सकता है मूर्ति शास्त्र के पर्टिकुलर जो अभ्यासक है वो शायद इसके बारे में और ज़्यादा बता सकेंगे। यहाँ से थोड़ी दूरी पर और जो एक टेम्पल है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल इस नाम से जिसे जाना जाता है, तो उस टेम्पल के बारे, विष्णु टेम्पल है एक्चुअली। उस टेम्पल के ऊपर ये 29 अप्रैल 1254 का यादवा किंग जो है कृष्ण,
तो उसका शिला शासन है। इस शिलालेख को, इस इंस्क्रिप्शन को महाराष्ट्र व गोवे शिलालेख व ताम्रपटांची वर्णनात्मक सूची, शांबादेव जो थे उन्होंने ये किताब पब्लिश की थी, महाराष्ट्र व गोवे शिलालेख व ताम्रपटांची वर्णनात्मक सूची। दिस इज अ मराठी बुक। तो उन्होंने उसमें इसको पब्लिश किया था। जब मैंने इसको पढ़ा तो बाकी खानदेश रीजन में, पर्टिकुलरली जलगांव, धुलिया, नंदुरबार और उसके बाद मराठवाड़ा के भी कई सारे इंस्क्रिप्शंस को मैंने पढ़ा है, बट इस इंस्क्रिप्शन में जितने ब्राह्मण गोत्रों के नाम दिए गए हैं उतने गोत्रों के नाम मैंने किसी भी इंस्क्रिप्शन में नहीं पढ़े। तो ये किसकी स्पेशलिटी है। उसके बाद ये हमारे जलगांव डिस्ट्रिक्ट का शिवा टेम्पल है जो चांगदेव गांव में है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये उतना यहाँ तक का हिस्सा जो है वो कई सालों तक, कई शतकों तक ये मिट्टी में दबा हुआ था। सिर्फ ऊपर का यहाँ से जो चूना लगाया हुआ है, बस ये पोर्शन ऊपर का दिखाई देता था। ये नीचे का पोर्शन जो था वो लगभग जो है अंदर गड़ा हुआ था। 2009-10 में इसकी खुदाई की गई, एक्सकैवेशन किया गया और उसको निकाला गया। अभी भी इसका काम चल रहा है। इसका 3 दिन पहले ही जब हमने यहाँ कुछ विजिट किया था तो उस समय इसका डीपीआर बनाने के लिए आर्कियोलॉजी की टीम वहां पर पहुंच चुकी थी। ऊपर का जो ये शिखर हम देख रहे हैं ईंटों से बना हुआ, ये मराठा पीरियड में बना हुआ है और ये स्टाइल देख के भी हमें ये पता चलता है। यहाँ पर भी कई सारे सुंदर शिल्प आजू बाजू में बिखरे पड़े हुए हैं। मैंने पर्टिकुलरली उनको यहाँ नहीं दिखाया क्योंकि बहुत सुंदर शिल्प है, बट जितना समय है हमारे पास और इतने सारे टेम्पल्स को हमें देखना है, वहां से नजदीक ही एक स्पेशल कि ये सोमेश्वर टेम्पल है। बट इस टेम्पल को, ये टेम्पल और चांगदेव टेम्पल, ये चांगदेव जो थे मुक्ताई के गुरु माने जाते थे और जिनको 1400 साल तक उन्होंने तपस्या की ऐसा माना जाता था। तो यहाँ पर उनका ये टेम्पल चांगदेव टेम्पल के नाम से ये फेमस है। और उसके बाद ये तापी नदी के किनारे, तापी और पूर्णा का संगम है, उसके किनारे पर है। तापी नदी को उस समय बद्री इस नाम से जाना जाता था और पूर्णा रिवर को उस समय पर्यूषणी इस नाम से जाता था। तो बद्री और पर्यूषणी के संगम पर, तट पर जो है ये टेम्पल बना हुआ है। यहाँ उसके बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पर ये सोमेश्वर टेम्पल वहाँ बना हुआ है। ज्यादा लोगों को ये टेम्पल पता नहीं, बट ये टेम्पल खानदेश रीजन का, जलगांव, धुलिया, नंदुरबार इस रीजन का सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल है। ये मेरे अपना अध्ययन जो है उससे मैं ये कह सकता हूँ, बिकॉज अगस्त 806 में 806 में बना हुआ ये टेम्पल है। तो इसके बारे में जो इंस्क्रिप्शन 1984 में प्राप्त हुआ था, जो अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के औरंगाबाद के ऑफिस में रखा हुआ है, उसी एक शिला शासन में 2 अलग अलग तिथियों का जिक्र प्राप्त होता है। एक 806 का और दूसरा 830 का। शुभकंठ नाम के राजा ने इस टेम्पल को बनाया था और उसको फिर 830 में रिबिल्ड भी किया गया था, ये भी किया गया था उसका निर्माण। तो ऐसे, और ये उस समय उग्रादित्य सूर्य टेम्पल था, ऐसा उसका जिक्र उसमें आता है। यहाँ के ऊपर के स्कल्पचर्स और ये सिर्फ इतना ही अभी जो है ओल्ड मेमोरी बची हुई है, बाकी सब जो है वो पूरा रिनोवेट हो चुका है। बहुत अच्छा है कि उन्होंने कम से कम इसको ऐसा ही रखा। इससे कम से कम हमें ये पता चलता है कि किस तरह से ये टेम्पल उस समय का ओल्ड था। इसका कुछ तो सुराग उन्होंने रखा है, बाकी मैक्सिमम टेम्पल्स में ये खत्म कर दिया गया है। हमारे जलगांव डिस्ट्रिक्ट के सबसे ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है उसमें से एक बहाड़ और टेकवाड़े। ये मुझे क्षमा करना, यहाँ पर ये इसके बाजू में ही संत मुक्ताबाई का भी मंदिर है, उसको भी जरूर देखिए। अभी तो ओरिजिनल टेम्पल जो है पानी के अंदर चला गया है, सिर्फ उसका शिखर आज दिखाई देता है, मगर नया उन्होंने वहां बनाया हुआ है। सो जरूर कभी आप यहाँ चांगदेव गए तो मुक्ताई नगर तालुका में आता है जलगांव डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आजू बाजू के 2-3 टेम्पल्स उसको जरूर आप विजिट करें। तो ये हमारे जलगांव डिस्ट्रिक्ट में ये 40 गांव के नजदीक में बहाड़, ये बहुड़ा देवी यानी शारदा देवी का ये टेम्पल है। तो बहुड़ा देवी के नाम से बहाड़, तो ये वहाँ रिवर भी है। और ये टेम्पल जो है ये भी एक यादव पीरियड का टेम्पल, मगर अभी तो सिर्फ उसके पिलर्स और वहाँ का सिर्फ एक इंस्क्रिप्शन बचा हुआ है। ये इंस्क्रिप्शन जो उसी मंदिर के अंदर है, 1222 में बना हुआ ये टेम्पल है, इसकी जानकारी उसमें मिलती है। इसका स्क्रिप्ट देवनागरी है, लैंग्वेज संस्कृत है।
तो देवनागरी स्क्रिप्ट कैसे डेवलप हुआ महाराष्ट्र में, या मराठी कैसे ये होती गई, उसका भी एग्जाम्पल हम यहाँ उसे देख सकते हैं। ये उसी टेम्पल के अंदर से जब देखते हैं ऊपर, तो इस तरह से छत दिखाई देता है। कभी होगा यहाँ पर भी कोई कंस्ट्रक्शन होगा, मगर आज की तारीख में ऐसा दृश्य दिखता है। उसके बाद नासिक डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल धुलिया से नासिक जाते समय रोड के लेफ्ट साइड में ये माणकेश्वर शिव टेम्पल है, झोड़गे नाम के गांव में। इसकी विशेष बात यह है कि उसका जो नीचे यानी मंदिर जिस पर बना हुआ है, वो पीठ जिसको हम कहते हैं, तो वो पीठ जो है बिल्कुल यानी विस्तृत रूप, बिल्कुल सुंदर तरह से आज भी जिसका मगर रिकंस्ट्रक्ट कुछ पार्ट उसका हुआ है, बट फिर भी बहुत सुंदर है। और उसके दूसरे फोटोग्राफ्स लेना मैं भूल गया, बहुत सुंदर ये आज भी हम उसको देख सकते हैं। उसके बाद ये मार्कंडेय टेम्पल है गढ़चिरौली का। यहाँ पर भी हम जो शुरुआती दौर जैसे हमने देखा था अंबरनाथ टेम्पल वगैरह, उसी तरह का इसका शिखर का स्टाइल देखते हैं। और दूसरी विशेष बात कि इसके ऊपर बाहर से बहुत सारे शिल्प बने हुए हैं, और कुछ पार्ट मंदिर के आजू बाजू का जो ध्वस्त हो चुका है, कुछ शिल्प जो है वो खराब हो चुके हैं। अगर इन शिल्पों को अगर हम ध्यान से देखें, तो इस पर हमें शाक्त संप्रदाय या फिर तंत्र संप्रदाय की उपासना बहुत यहाँ पर होती थी, इसका प्रभाव दिखता है। यहाँ ये सूर्य देवता का शिल्प है, और सूर्य देवता का सारथी अरुणी और उसके साथ अश्व हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर गणेशा के शिल्प हम देख सकते हैं। गणेश के कई सारे रूप है, क्योंकि तंत्र उपासकों की एक प्रमुख देवता ये थी। और उसके बाद इन हाथों को, अगर इन हाथों में अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमें कवटी यानी हड्डियों के ये पकड़े हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए इनकी आंखें, और इसको देखेंगे तो भी पता चलता है इस तरह की उग्र देवताओं की उपासना जहाँ होती थी। यहाँ देखिए ये चामुंडा, भैरवी और इनके सभी ये देख सकते हैं, हाथों में नरमुंड पकड़े हुए, गले में नरमुंडों की माला, ऐसे कई सारे शिल्प यहाँ है। तो ये भैरव जो नृत्य कर रहा है, और उसके पैरों के नीचे भी ये कुचल रहा है, उसके हाथों में ये तोड़े हुए मुंडी है। और इस तरह से कई सारे शिल्प यहाँ है। और विशेष बात यहाँ मार्कंडा टेम्पल के बारे में एक किताब डॉक्टर गोबर दिगलुरकर साहब ने लिखी है, जो महाराष्ट्र के बहुत फेमस मंदिर और मूर्ति अभ्यासक है। कभी जरूर वो किताब मिले तो पढ़ लेना। ये बहुत सुंदर किताब इस मंदिर के बारे में उन्होंने लिखी है, मार्कंडा टेम्पल गढ़चिरौली के बारे में। ये चंद्रपुर और गढ़चिरौली के रास्ते पर ये टेम्पल आता है। सो इट्स अ रियली ब्यूटीफुल टेम्पल, और इसी के सामने ही पानी का भी बहुत सुंदर दृश्य हम देख सकते हैं। उसके बाद बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में लोनार, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे लोनार, तो भारत का सबसे बड़ा जहाँ पर जिसको हम कहते हैं कि एक उल्कापात होकर के निर्माण हुआ एक सरोवर, लेक जो है यहाँ बना हुआ। और उसी गांव में, लोनार सरोवर में, लोनार लेक में तो कई सारे टेम्पल्स है, बहुत सारे टेम्पल है, बट ये उस गांव में लोनार में दैत्य सूदन टेम्पल है। ये फोटोग्राफ लिया था रॉबर्ट गिल ने। शायद रॉबर्ट गिल की कहानी भी आपको पता होगी, अजंता के समय मैंने बताया था। अजंता में रॉबर्ट और पारो की प्रेम कहानी, जो लव स्टोरी बहुत फेमस है, तो वो यही रॉबर्ट गिल जिसने ये फोटोग्राफ निकाला उस समय। तो ये दैत्य सुदन मंदिर का उस समय का फोटोग्राफ, बाहर के भी कुछ दृश्य हम देखते हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत ब्यूटीफुली कार्विंग किए हुए हैं, कई सारे शिल्प वहां बने हुए हैं। मगर जैसे मैंने कहा था, ये ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन अगर देखेंगे, तो ये सभी लेटर पीरियड में किया हुआ, पर्टिकुलरली 17-18 सेंचुरी में किए हुए ये कंस्ट्रक्शन है। आज की तारीख में जब हम फोटोग्राफ देखते हैं, ये अभी कुछ दिनों पहले निकाला हुआ फोटोग्राफ है, ये डोर वगैरह पूरे क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ अभी काम जो है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से अभी चल रहा है। मगर इसकी विशेष बात क्या है, टेम्पल का पूरा शेप को अगर हम ठीक से देखें, अगर एरियल व्यू को देखें, तो ये स्टार शेप्ड टेम्पल है। और ये ऊपर से हम देख सकते हैं, ये दूर से जब ये फोटोग्राफ निकाला तो ये स्टार शेप्ड देख सकते हैं। दूसरी विशेष बात, इसको पूरा तटबंदी कंपाउंड वॉल था, और ये मड कंपाउंड वॉल है, ये कीचड़ और इससे बनाया हुआ एक कंपाउंड वॉल है। दूसरा, यहाँ पे सामने एक जो टेम्पल हम देख रहे हैं, इस टेम्पल को अभी तो तारीख में यहाँ तो कुछ अलग ही ये दिखता है, क्योंकि ये भी फिर बाद में रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ है। बट यहाँ का बेस अगर हम देखें, तो ये पता चलता है, ये दिस इज द वन, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। ये तीनों को अगर हम ठीक से अगर देखते हैं, या फिर अंदर भी गर्भगृह को देखते हैं,
तो ये पता चलता है दिस इज बेसिकली ब्रह्मा विष्णु महेश टेम्पल, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु की मूर्तियां तो आज भी हम वहाँ देखते हैं। देखिए नजदीक से देखेंगे तो इसका बेस जो है वो यादवा पीरियड का है, ये फिर बाद में लेटर पीरियड में बनाया हुआ। मगर नीचे अंदर जब जाते हैं, मेन टेम्पल के अंदर जब जाते हैं, तो वहां पर एक साइड में हम ये देख सकते हैं, यहाँ पर विष्णु का मूर्ति है, फिर उसके बाद ब्रह्मा का मूर्ति है। मगर यहाँ ये शिव का ये नहीं दिखाया, यहाँ पे जो है गरुड़ बैठा हुआ है। बट इसके नीचे यहाँ ये फोटोग्राफ अगर नजदीक से ज्यादा क्लियर लिया होता तो पता चलता, यहाँ नंदी का एक बनाया हुआ चित्र है। तो इससे पता चलता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का यहाँ पर ये था, अधिष्ठान था, ऐसा हम समझ सकते हैं। बाहर देखेंगे तो इतना ब्यूटीफुल कार्विंग, जो हम महाराष्ट्र में यादव पीरियड के बहुत ही कम ऐसे टेम्पल्स है जिसका पूरे पार्ट्स पर डिजाइन किया हुआ है। यानी अराउंड जो विजिट अभी तक किए, जो लगभग 750-800 टेम्पल जो अभी तक विजिट किए, उसमें 70-80 टेम्पल जिसको बाहर भी पूरी तरह से सुंदर शिल्पों से अंकित किया हुआ है। इट मीन्स अराउंड 10% ऑफ द टेम्पल्स। तो उसमें से ये कुछ ऐसे टेम्पल है। इसके ऊपर हम खजुराहो की तरह के भी कुछ काम शिल्प भी देख सकते हैं। शिल्प जिसको कहते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका पूरा पोर्शन यानी ये पूरा पीठ जिसके ऊपर ये डिजाइन किए हुए है, और बैक साइड से अगर ऐसे देखे तो जैसे बेलूर या हड़ेबीड़ का टेम्पल का जो दृश्य हम देखते हैं, तो उस तरह से ही यहाँ पर भी वो डिजाइन किया हुआ है। और ये दैत्य सुदन टेम्पल क्यों, जब देखते हैं गर्भगृह का प्रवेश द्वार के ऊपर वैसे कुछ ज्यादा अलंकरण नहीं, बट सी दिस स्टैचू ऑफ दिस दैत्य सुदना, दैत्य सुदन की ये मूर्ति जो है ये बहुत सुंदर है। वाई दैत्य सुदन, पैरों के नीचे देखिए दैत्य पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर ये सुदन यानी विष्णु शिल्प, तो विष्णु जी उसके ऊपर खड़े हैं, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म ये दिखाई देता है, गदा और पद्म ये सभी हमें हाथ में दिखाई देता है। सो दैत्य सुदन टेम्पल इसको ऐसा माना जाता है। वहीं पर एक ब्रह्मा का सुंदर मूर्ति उसी में जो उसी टेम्पल में है, वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये महाराष्ट्र का एक बहुत फेमस टेम्पल जो पंढरपुर का टेम्पल है, विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर। हर साल जहाँ लाखों लोग यानी 8-10 लाख से लेकर 20 लाख 25 लाख तक लोग जहाँ लाइन में खड़े रह करके दर्शन लेते हैं, ऐसा एक बहुत फेमस टेम्पल। जैसे हम उड़ीसा की बात करते हैं तो जगन्नाथपुरी जी का टेम्पल है, या फिर नॉर्थ में अगर हम देखें तो जैसे वाराणसी का काशी विश्वनाथ का टेम्पल है। उसी तरह से यहाँ महाराष्ट्र का ये सबसे फेमस और सबसे ज्यादा भीड़, शिरडी वैसे देखा जाए तो उसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है, उत्पन्न सबसे ज्यादा है, बट जहाँ लोगों की भीड़ सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के पर्टिकुलरली जो होती है, महाराष्ट्र तेलंगाना और कर्नाटका इन 3 स्टेट से सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर आते हैं। क्योंकि काव्य में भी अगर देखा जाए तो कानड़ा वो विठ्ठलु कर्नाटकु, कर्नाटक से भी ये किया जाता है। तेलंगाना के इसमें पंडरीगे, जो पंडरीनाथ यानी पुंडलिका का वर्णन किया जाता है। तो इसलिए भक्त जो है सबसे ज्यादा ये 3 स्टेट से आते हैं। टेम्पल का ये इनसाइड व्यू है, तो इससे हमें पता चलता है ये हेमाडपंथी टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है लेटर पीरियड का। ये अंदर विठ्ठला और रुक्मिणी का मूर्ति है जो गर्भगृह में रखी हुई है। अभी कुछ लोग इसमें भी डिबेट है कि ये टेम्पल जो है पहले शायद बौद्ध स्तूप था, ऐसा लिखा गया है। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने इसको जैन टेम्पल था ऐसा लिखा है। अलग अलग स्कॉलर्स का अपना अलग अलग ओपिनियन है, बट आज की तारीख में विठल रुक्मिणी इस नाम से ये फेमस टेम्पल और ये सुंदर मूर्तियां हम अंदर देख सकते हैं। उसके बाद खंडोबा टेम्पल जेजुरी सातारा का, अभी यादवा पीरियड की और उसके बाद का मराठा पीरियड जो आता है, यानी 12-13 सेंचुरी से लेकर के आगे 17-18 सेंचुरी तक जब हम चलते हैं, तो मंदिरों के बाहर की दीपमालाएं ये विशेष बात है। इसको दीपमाल मराठी में बोलते हैं। कई टेम्पल के सामने एक दीपमाला दिखती है, कुछ टेम्पल के सामने 2, और बहुत ज्यादा बड़ा टेम्पल है तो कई जगह पर 3-4 ज्यादा दीपमाल भी देख सकते हैं। तो इसके ऊपर जो दिए होते थे वो एक एक दिया इसके ऊपर लगा के रखा जाता था, यानी दीज आर दी लाइटनिंग पिलर्स, दीप स्तंभ जिसको हम कह सकेंगे। तो इस तरह से उसका यूज होता था। सो ये खंडोबा टेम्पल जेजुरी का जो भेड़ बकरियां चढ़ाने वाले के जो समाज जो है हमारे यहाँ का धनगर और हटकर समाज, उनके जो प्रमुख देवता
देवता मानी जाती है, खंडोबा, मइलार देवा। तो खंडोबा तो उनका ये बहुत फेमस प्लेस है। उसके बाद ये शिव टेम्पल औंढा नागनाथ का जो दारुका वने ऐसा जिसका जिक्र प्राप्त होता है, 12 ज्योतिर्लिंगों के समान जिसका फेमस वर्णन है, या फिर उतना ही समान स्थान जिसे दिया जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में इसको नहीं माना, बट उसके समान इसको माना जाता है। तो इस तरह से तो ये औंढा नागनाथ, और इसके बाहर भी कई सारे शिल्प बने हुए हैं और बहुत ही फेमस ये एरिया टेम्पल का देखिए, 7,200 स्क्वायर फीट का एरिया है और 16 फीट हाइट का टेम्पल है। और वैसे अगर पूरा कैंपस देखा जाए तो 60,000 स्क्वायर फीट में ये फैला हुआ है। सी दिस ब्यूटी ऑफ दिस टेम्पल, इतने सुंदर शिल्प इसके ऊपर बने हुए हैं। और ये नीचे से लेकर के ऊपर तक भी पूरा देखे तो इसके कई सारे शिल्पों का सुंदर अंकन हम देख सकते हैं, और उसमें भी फिर कई सारे सुर सुंदरियां, नृत्य और इस तरह के हाथियों के कई सारे स्कल्पचर देखते हैं। मगर इसको भी ध्वस्त कर दिया गया है, जब आक्रमण हुए थे उस समय उसको ये किया गया। नीचे का पोर्शन भी देखिए कितना ब्यूटीफुली डिजाइनिंग यहाँ पर बनाया गया है। ये ऊपर तक जाते जाते ऐसे कई सारे स्कल्पचर्स को, कई सारी मूर्तियों को, शिल्पों को हम देख सकते हैं। तो उसके बाद फिर ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का टाहाकारी का जगदम्बा टेम्पल है, और ये जगदम्बा टेम्पल का 1880 में लिया हुआ फोटोग्राफ है। उसके बाद यहाँ पर हम चारठाना डिस्ट्रिक्ट परभनी जो है वहाँ के टेम्पल्स देखते हैं। बाहर से वैसे देखा जाए तो कोई डिजाइन हम नहीं देखते, बट नजदीक में देखा है, जैसे डोर के पास पहुंचते हैं तो ये हाथियों के शिल्प, और ये देख के समझ सकते हैं कि यादव टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है। अंदर जाते हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। अंदर जाते हैं तो कई इसमें हमें देख सकते हैं ये डोर, उसके ऊपर के डिजाइन, पिलर्स के डिजाइन और यहाँ के बने हुए मूर्तियां। अंदर अगर देखें तो यहाँ गणेश जी का स्टैचू रखा हुआ है, बट यहाँ ये शिवलिंग जो रखा हुआ है एक्चुअली ये शिव टेम्पल ही था उस समय का। और पिलर्स के ऊपर भी अगर हम देखें शिल्पों को तो कई सारे यानी स्टोरीज, एपिक्स स्टोरीज जिसको हम कहते हैं, वो बनाने की कोशिश की गई है। सप्तमातृकाओं के शिल्प बनाए हुए और उनके वाहन यहाँ सेपरेटली नीचे दिए गए हैं। फिर उसके बाद हम जो है उसके बाहर ये गोकुलेश्वर पुष्करनी, ये वाटर बॉडी को हम देख सकते हैं। और इस तरह के कई सुंदर पुष्करणियां यादवों पीरियड की। और एक विशेष बात कि लगभग हर टेम्पल के साथ में उसका एक अपना पानी का कुंड बनाया, जल कुंड बनाया गया है। कई जगह पर आज की तारीख में उसको उसको बंद कर दिया गया है, या उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल के ये कर दिए, बट मैक्सिमम इसमें आज भी हम देख सकते हैं ये सुंदर फोटोग्राफ्स जो है। ये सारे हमारे एक अच्छे दोस्त जिन्होंने ये फोटोग्राफ भेजे, देखिए उसकी विशेष बात, ये सिर्फ पानी का ये बनाया, वाटर बॉडीज नहीं बनाया। इसके बाजू में यानी कोई अगर आते हैं, नहाते हैं, तो वहां अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। तो कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया उसको हम ये समझ सकते हैं। ये निखिल गोरे साहब है जिनके बारे में मैंने कई सारे वाशिम वत्सगुल्म वाकाटकों केस में मैंने इनके बारे में बात की थी। फिर उसके बाद चालुक्यों के टेम्पल्स केस में मैंने इनको दिखाया था। मैं क्यों इनके बारे में कहता हूँ, जैसे मैंने रोहन काळे जी के बारे में कहा था, अमर रेड्डी, फिर उसके बाद अलेक्जेंडर जी के बारे में किया था कि एक्चुअली ये एक हॉस्पिटल में कोविड योद्धा है, कोरोना योद्धा है। एक लैबोरेटरी में काम करते हैं, मगर फिर भी इतिहास की विशेष रुचि के साथ यादवा पीरियड के, चालुक्य पीरियड के टेम्पल्स के बारे में बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन पर्टिकुलरली विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन से उन्होंने किया है। तो इसलिए मैंने इनको दिखाया, और हर एक की मदद के लिए तैयार रहते हैं। तो जरूर महाराष्ट्र में आइए, और अगर कभी कुछ टेम्पल्स देखने हो इस पीरियड के, पर्टिकुलरली चालुक्य पीरियड एंड यादवा पीरियड के, तो जरूर इनसे बोलिए। तो ये आपको यानी भले ही वो उसके कोई पीएचडी ये नहीं रहे हो, कोई प्रोफेसर ना रहे, मगर उनका अध्ययन भी उतना ही अच्छा है जितना एक प्रोफेसर का होना चाहिए। मैं ये कह सकते हैं कि उससे कई गुना अच्छा अध्ययन उन्होंने किया हुआ है। यहाँ फिर उसके बाद ये परभनी का ही पोखरनी का नरसिंहा टेम्पल है। ये जो पानी के अंदर हम देख रहे हैं, नदी के अंदर ये टेम्पल है, और यहाँ पर नीचे ये उस समय के कुछ तटबंदियां, जो मड वॉल जिसको हम कहते हैं, बनाए गए हैं। और यहाँ विष्णु की एक सुंदर मूर्ति हम देखते हैं। अभी मुझे भी आश्चर्य की बात है कि नरसिंहा टेम्पल के नाम से जाना जाता है, और इसमें विष्णु की सुंदर मूर्ति है। नजदीक से जाने के बाद ये नंदी, और अंदर उसके बाद फिर ये अलग अलग मूर्तियां आप देख सकते हैं। अभी ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है उसको अध्ययन करना है। उसके बाद विठल रुक्मिणी टेम्पल पानगांव का, जो हमारे लातूर डिस्ट्रिक्ट में है,
देखिए जैसे मैंने निखिल गोरी जी के बारे में किया, ये अमर रेड्डी जी है, जिन्होंने कई सारे ऐसे टेम्पल्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अभी तो एक मूवमेंट की तरह ये चला रहे हैं। काले जी वाटर बॉडीज के बारे में, स्टेप वेल्स के बारे में, स्टेप वेल्स जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में एक मूवमेंट चला रहे हैं। इन्होंने टेम्पल्स के बारे में भी एक मूवमेंट शुरू किया है। और ये विठल रुक्मिणी टेम्पल पानगांव का जो है, उसके ऊपर जितनी सूर्य सुंदरियां, देखिए जैसे खेलने के ताश के पत्ते होते हैं, वैसे उन्होंने सूर्य सुंदरियों के ये बनाए हैं। ये कितना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। और इसमें वो सुंदरता देख सकते हैं, वहाँ के शिल्पों का ये देखते हैं तो नृत्य करती हुई या ये आईने में देखती हुई अप्सराएं मदनिकाओं को हम वहाँ देखते हैं। तो ये एक सुंदर रूप से दृश्य उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद फिर नीलकंठेश्वर टेम्पल नीलंगा का, जो सेम लातूर डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ इसका विशेष अध्ययन जो है माधवी महाके और साइली पलांडे दातार जो पुणे से है, उन्होंने किया हुआ है। और यहाँ ये टेम्पल जो इसका भी एक्सकैवेशन किया गया। एक्चुअली ये भी पूरा जो है जमीन के अंदर दबा हुआ था, ये सारा एरिया जो है ये बंद था। जब इंजीनियरिंग के लिए मैं यहाँ पर था, उसी समय इसका काम चल रहा था। गलती से बाद में लोगों ने इसके ऊपर भी रोड कंस्ट्रक्शन भी कर दिया गया था, फिर उसको खुदाई करके फिर आज का जो पोर्शन है हम उसको देख सकते हैं। ये फोटोग्राफ जो है साइली पलांडे दातार जी ने उनके फेसबुक पेज पर भी इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा है। और माधवी महा के उन्होंने भी अध्ययन करके कई आर्टिकल्स अखबारों में भी लिखे हैं। ये अपने जो इसमें का गर्भगृह का जो पानी है, जो हम वहाँ के शिवलिंग और इसके ऊपर ये करते हैं, तो पानी जब बाहर आता है तो उसके बाहर ये मकर का मुख बनाया गया है। और उसके ऊपर फिर ये देवताओं का भी अंकन हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद बाहर के वॉल्स पर इस तरह के कई सारे शिल्प है। भैरव का शिल्प हम देख सकते हैं, जिसके हाथों में नरमुंड है और उसके पैरों के नीचे कुत्ता यहाँ देख सकते हैं, डॉग देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर भूवराह है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे गरुड़, तो उनके पैरों के नजदीक हम देख सकते हैं, जो विष्णु का वाहन है। फिर उसके बाद चामुंडा महाकाली, तो महाकाली का भी यहाँ दृश्य देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ महिषासुर मर्दिनी शंख और चक्र के साथ है, मगर ये चक्र विष्णु और कृष्ण के हाथों में जिस तरह से उंगली के इसमें दिखाई देता है, उस तरह से नहीं है। एक शस्त्र की तरह उन्होंने उसको पकड़ा हुआ है महिषासुर का वध करने के लिए। फिर उसके बाद नृत्य शिवा, जो भुजंग त्रास मुद्रा में खड़े हैं। अब ये भुजंग त्रास मुद्रा क्या है, अगर मुद्राओं का अध्ययन है तो आप इसको समझ सकते हैं। बुद्ध की भी कई सारी मुद्राएं हैं। तो जैसे प्रलंबपाद अवस्था क्या होती है, मैंने कई बार लोग मुझे पूछते हैं आप टेक्निकल इसमें बोलते जाइए, मगर टेक्निकल के बारे में बताएंगे तो जिनको अध्ययन नहीं है वो लोग समझ नहीं पाएंगे। बट लास्टली ये सारे हमारे सेशन जो है, तो उसमें दो सिर्फ टेक्निकल सेशन होंगे, जिसमें मंदिर और आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड सारी जो भी टेक्निकल टर्म्स है, सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन होगा। दो सेशन पर्टिकुलरली इसके बारे में होंगे। फिर उसके बाद हम उस मंदिर का जो गर्भगृह है, ये नीलकंठेश्वर टेम्पल नीलंगा का, लातूर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ही, तो उसका गर्भगृह जब देखते हैं तो उस समय भी हमें कल्याणी चालुक्यों का स्टाइल जो है इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई देता है। इसीलिए कई स्कॉलर्स के बीच में वो अभी भी कंट्रोवर्सी है, इज इट अ चालुक्य टेम्पल और इज इट अ यादव टेम्पल। उसके बाद ये उमा महेश्वर शिल्प हम वहाँ देखते हैं। फिर उसके बाद ये बड़ी अचरज की बात है कि यहाँ पर विष्णु का एक बहुत सुंदर, दिस टेम्पल इज कॉल्ड एज द हरिहरा टेम्पल एक्चुअली। वैसे नीलकंठेश्वर तो फेमस है, बट इट्स कॉल्ड एज हरिहरा टेम्पल। बट ये कृष्ण सॉरी विष्णु का जो मूर्ति जहाँ रखा है, एक्चुअली दिस इज आल्सो ब्यूटीफुल, बट इसमें कोई ज्यादा ध्यान नहीं देख रहे। गर्भगृह में यहाँ पे कितना सामान पड़ा हुआ है, साफ सफाई के ये झाड़ू और ये सभी वहीं पर रखे हैं, उसके पीछे इस तरह से रखे हुए हैं। बहुत अंधेरा रहता है वैसे देखा जाए तो, लाइट है, बोलना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है जब लाइट को चालू करते हैं। इस तरह भी बुरी अवस्था है। इसका एक कारण भी ये हो सकता है, अलग अलग संप्रदाय जो वहां पर पूजा पाठ करते हैं, वो अपने अपनी सोच के हिसाब से भी उसको चलाते हैं। ये भी बड़ी बात है। जैसे हमने उड़ीसा में भुवनेश्वर में खंडगिरी उदयगिरी केव्स, जहाँ पर जब मैं गया था, तो वहां भी मैंने इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। ये महाराष्ट्र का और एक बहुत फेमस टेम्पल, जिसके बारे में उस समय हेनरी कजिन्स जो है, हेनरी कजिन्स ने वर्णन किया हुआ था इसका सुंदर। ये वेड़ापुर क्या टेम्पल्स है जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है।
यहाँ भी ये नृत्य का पीठ हम देख सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर बाहर पड़े हुए गजलक्ष्मी के इस तरह के सुंदर शिल्प, ये 1897 में लिया हुआ फोटोग्राफ है देखिए, और ब्रिटिश लाइब्रेरी में से ये फोटोग्राफ अवेलेबल हुआ। सो सच टाइप ऑफ ब्यूटीफुल टेम्पल इज देयर। ये वहाँ का वाटर बॉडी, और वहाँ भी देवकोष्ठ और ये बने हुए हैं। और ये फोटोग्राफ, इसमें ये फोटोग्राफ जो है हमारी कथक की बहुत प्रसिद्ध एक नृत्यांगना हमारे महाराष्ट्र की नीलिमाता हिरवे, उन्होंने लिए हुए ये फोटोग्राफ है। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने वहां पर विजिट किया और ये फोटोग्राफ मुझे भेज दिए। आशीष डुमरे जी ने ये अंदर के कैंपस के कुछ फोटोग्राफ लिए, फिर उसके बाद और कुछ उसके फोटोग्राफ्स नजदीक जाने के बाद वहाँ का पिलर आर्क स्टाइल और नंदी, और उसके बाद फिर गर्भ ये अंदर जो है सीलिंग के ऊपर इस तरह से कमल का फूल का डिजाइन हम देख सकते हैं। बट वो भी अभी क्षतिग्रस्त है क्योंकि आजू बाजू का पोर्शन जो है पूरी तरह से खराब हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ हम नंदी का एक सुंदर शिल्प देखते हैं, और ये सप्त मातृकाओं का पट बाहर देखते हैं। विशेष बात, गर्भगृह के अंदर ये जो मूर्ति है रियली ब्यूटीफुल, कितना फिनिश्ड बना हुआ है। लोग, मगर मुझे ये भी देखिए थोड़ा सा एक शिव जी का यहाँ पर हम त्रिशूल ये देखते हैं, मगर उनका किरीट स्पेशली दूर से मूर्ति को देखते हैं तो इसकी विशेष पता नहीं चलती। पार्वती के सर के ऊपर के बालों का डिजाइन देखिए, बाल किस तरह से उन्होंने बंधे हुए हैं। तो ये देखिए उसके ऊपर का ये बाल पीछे, ये राउंड शेप जो उसके ऊपर बना हुआ है बालों का स्टाइल, और कुछ लगाया है उन बालों को ऐसा लगता है। उसके बाद सर के ऊपर ये जो मोतियों की माला जिस तरह से पहनी हुई है, सर रियली ब्यूटीफुल। तो ये सभी एक एक अगर इतना माइन्यूटली अगर हम देखते हैं, सूक्ष्मता से देखते हैं, तभी इसकी सुंदरता हमें पता चलती है। और यहाँ नीचे गणेश और स्कंद भी है। बट मुझे ये बात ये नहीं हुई, लोग इसको अर्धनारी नटेश्वर के नाम से पहचानते हैं, अर्धनारी नटेश्वर। बट भाई मुझे उसके बारे में भी, और शायद मेरा कुछ अध्ययन कम होगा। वैसा ही एक सुंदर शिल्प हमारे यहाँ मराठवाड़ा रीजन में नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में सोनखेड़ नाम का छोटा सा तालुका प्लेस है, वहां के मंदिर में इसे ही उमा महेश्वर के नाम से जानते हैं। देखिए मैंने वो शिल्प भी यहाँ दिखाए हैं। कमर के ऊपर शिवजी ने पार्वती के कमर के ऊपर हाथ इस तरह से रखा है, उन उंगलियों की पकड़ने की वो स्थिति तक कितनी सुंदर रूप से दिखाई गई है। और उनकी कमर पर बंधे हुए ये वस्त्र, और उसकी ये कटी मेखला जिसको हम कहते हैं, इसको भी इतना सुंदर रूप से दिखाया। और हाथों में उन्होंने कुछ पकड़ा हुआ है, कुछ लोग कंदूक यानी बॉल ऐसा कहते हैं, कुछ लोग इसको प्रसाद की तरह, यानी जैसे गणेशा के हाथों में मोदक होते हैं उस तरह से मानते हैं। अलग अलग इसमें अलग अलग वर्णन किया गया है। बट इफ दिस इज उमा महेश्वर, देन व्हाई दिस इज अर्धनारी नटेश्वर? दिस इज माय क्वेश्चन। तो हो सकता है कि इसका भी उत्तर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, अध्ययन के बाद शायद मुझे मिलेगा। अगर कुछ स्कॉलर उसके बारे में जानते हैं तो मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखिए, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि आने वाले अध्ययनकर्ताओं को भी इसके बारे में और अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। वहां से ही नजदीक में जब हम हाईवे से सफर करते हैं तो बिल्कुल वेड़ापुर के जो ब्रिज का जैसे क्रॉस करते हैं तो नीचे लेफ्ट साइड पर हम नदी में ये टेम्पल देखते हैं। वहाँ कई सारे टेम्पल्स है वेड़ापुर में, तो ये टेम्पल हम देखते हैं। फिर उसके बाद कासेगांव, साउथ सोलापुर, दक्षिण सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में ये शिव टेम्पल है। अभी मुझे दुख भी ये होता है कि कई सारे यादव टेम्पल्स को देखिए ये ऊपर पूरा कलरिंग कर दिया गया है। फिर उसके बाद दूसरा ये देख रहे हैं आप, यहाँ का नंदी, नंदी के ऊपर पूरा पीतल का ये लगाया हुआ है, नीचे पूरा स्टोन का है, ऊपर पीतल का ये बनाया गया है। वाई? ऑर्नामेंटेशन किया है या प्रिजर्वेशन करने के लिए इस तरह से उन्होंने बनाया है, जो भी है, बट इसका ओरिजिनलिटी जो है वो लगभग खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर बाहर या स्टाइल देखने के बाद पता चलता है कि हाँ चलिए ये हेमाडपंथी टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है, उसमें गणेशा काय बिठा है। सेम यहाँ पर भी देखिए, ये ज्ञान गंगा रिवर के किनारे पर निमकवड़ा नाम का जो गांव है बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ शिव टेम्पल है। और इसके ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो पूरा कलरिंग मॉडर्न स्टाइल से इस तरह से कलरिंग किया है, बाहर से कुछ नहीं पता चलता है कि ये कोई हेमाडपंथी टेम्पल है या यादवा पीरियड का टेम्पल है। अंदर जाने के बाद ये पता चलता है इन पिलर्स को देखने के बाद कि ये उस समय का टेम्पल है। थोड़ा और नजदीक जाके देखते हैं, कुछ अंदर गर्भगृह के आजू बाजू में पड़े हुए शिल्पों को देखते हैं। ये
शिव शिव और पार्वती, विष्णु और लक्ष्मी जी का शिल्प और नाग देवताओं के शिल्पों को देखने के बाद पता चलता है कि उस समय का है। गर्भगृह में ये शिवलिंग है, बट कितनी बुरी अवस्था है गर्भगृह में, देख रहे हैं बाहर कितना ब्यूटिफिकेशन किया, इतना कि मॉडर्न कलर तक लगाए, और गर्भगृह में आज भी बुरी अवस्था है। थोड़ा सा आर्कियोलॉजी के लोगों के साथ एक्सपर्ट्स लोग उस सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट की मदद नहीं लेना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, बट उस सब्जेक्ट का नॉलेज रखने वाले लोगों की अगर थोड़ी सी मदद ली जाए तो मुझे ऐसा लगता है इसका ओरिजिनलिटी को कायम रखते हुए हम इसकी सुंदरता को बरकरार रख सकते हैं। फिर उसके बाद चंडिका देवी टेम्पल कातोल का जो काटोल जो नागपुर में है, और शारदा टेम्पल वहाँ के बिल्कुल नजदीक है। एक्चुअली ये चंडिका देवी टेम्पल वो यादवा पीरियड का है, मगर फिर भी जैसे कहा बाहर से देखे तो पता चलता है कि ये पूरा रिनोवेट किया है। अब बैक साइड में जाके देखेंगे तो फिर उसका कुछ पोर्शन जो बचा हुआ है स्कल्पचर्स वगैरह, उससे पता चलता है कि ये यादवा पीरियड का है। अंदर जाके देखेंगे तो सेम स्टाइल, गर्भगृह के ऊपर जो है इतना ये कलरिंग कर दिए है कि पता नहीं चलता है ओल्ड का है, बट सिर्फ उसका डिजाइनिंग से हमें पता चलना है। और अंदर चंडिका देवी की ये मूर्ति है, ओरिजिनल मूर्ति को अगर देखें तो पता चलता है या इट्स रियली ब्यूटीफुल, और उस समय का ये एक सुंदर मूर्ति है। उसी के बाजू में ये सरस्वती माता का टेम्पल है, बट ये बाद के पीरियड में, मराठा पीरियड में बनाया हुआ ऐसा हम देखते हैं। और यहाँ की वाटर बॉडी को देखने के बाद भी ये पता चलता है कि कितना सुंदर रूप से उन्होंने स्थान को ये किया, बनाया है। उसी के बाद ठाणेगांव वर्धा डिस्ट्रिक्ट का ये जगदम्बा टेम्पल, ये बाहर के दो शिल्प देखते ही पता चलता है, जय विजय जैसे हम मानते हैं वैसे इन द्वार देवताओं को देखते ही पता चलता है कुछ साउथ इम्पैक्ट है यहाँ पर। जैसे हमने एलोरा केव्स के लास्ट केव्स में देखा था, केव नंबर 27 में जैसे देखा था, तो वैसे यहाँ पर हम ठाणेगांव का ये टेम्पल देखने के बाद बाहर से पता चलता है। अभी ये जगदम्बा टेम्पल जो है, तो बाहर कुछ ऐसी मूर्तियां हैं, बट ये पूरा कलरिंग देखिए जिस तरह से कलर किया हुआ है, इसका ओरिजिनलिटी पूरा चला गया। अंदर पिलर्स के ऊपर पूरा गोल्ड कलर, इतना थप्पी मार के कलर लगाए हैं कि उसका कुछ भी ब्लैक कलर आज नहीं दिखाई देता। अंदर भी इस तरह से रिनोवेट कर दिए पूरा। अगर आजू बाजू में देखिए इस तरह से देवताओं के, शायद ये अंधकासुर का वध हो, या और कोई इसका शिल्प हो, या फिर उसके बाद यहाँ पर और बाजू में ये शिव जी का भैरव का शिल्प हो, ऐसा लगता है। तो उस तरह से कुछ शिल्प जो पड़े हुए, तो उससे ये पुराना टेम्पल है, इसके कुछ सबूत अभी बचे हुए, मगर जो इधर उधर टूट के पड़े हुए हैं। ये हमारे सॉरी, मेरा ये गलती है यहाँ पे, परभनी ये एक्चुअली नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट का है। बेट मोगरा जो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, और उसके यहाँ पर हम जब गए थे, एक्चुअली ये अनपब्लिश्ड इंस्क्रिप्शन है जो हमने ही ढूंढ निकाला था। और वहाँ के स्वामी जी जो है बेट मोगरा के, सिद्धदयाल स्वामी जी, वो हमारे साथ में उस समय आए थे, और हमने वहाँ पर ये निकाला था। एक घर की खुदाई करते समय ये पड़े हुए थे, तो उन्होंने वैसा ही उसको छुपा के रखा, और जब हम गए तो फिर उसके बाद उन्होंने एक एक निकाल करके हमें दिखाया। तो फिर उसके बाद इसका रीडिंग करने से ये पता चला कि ये यादवा पीरियड का इंस्क्रिप्शन है। उस समय हमारे साथ तेलुगु और कन्नड़ा के एक्सपर्ट्स जो है, वो लोग हमारे साथ में थे। डेक्कन आर्कियोलॉजी के चेयरमैन के जितेंद्र बाबू जी उस समय हमारे साथ में थे, उन्होंने इसका अध्ययन किया था, तो उससे ये पता चला ये यादव पीरियड का है। तो इस तरह से कई सारे अनपब्लिश्ड इंस्क्रिप्शन इस रीजन में पड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले जो तेलंगाना का सॉरी आंध्र का जो स्थापत्य कला परिषद जो है, उनका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी मैंने इससे रिक्वेस्ट किया था कि इस तरह से कई सारे इंस्क्रिप्शंस इस एरिया में बिखरे पड़े हुए हैं, हो सके तो इसको कलेक्ट करके, क्योंकि ये इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर श्रीनिवास रित्ती और जनार्दन शेळके उन्होंने पब्लिश किया था, बट अभी वो बुक जो है फिर कई सारे इंस्क्रिप्शन उसके बाद जो प्राप्त हुए, तो उसका न्यू एडिशन विथ दिस एडिशन ऑफ न्यू इंस्क्रिप्शंस वो आना चाहिए। उसके बाद ये हमारे मराठवाड़ा रीजन में, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन बीड डिस्ट्रिक्ट में अंबाजोगाई जो है, वहाँ के खोलेश्वर टेम्पल जो यादवा पीरियड का टेम्पल, और अंदर ये इंस्क्रिप्शन जो 1240 में बना हुआ। इसकी विशेष बात यह है, ये तो मंदिर कैसे ये किया गया उसके बारे में वर्णन आता है, बट ऑल लाइन्स इन संस्कृत, लास्ट 2 लाइन्स आर इन मराठी। तो लास्ट के 2 लाइन मराठी है, और ये लास्ट 2 लाइनों को ही अगर हम ठीक से पढ़ते हैं तो फिर हमको इसका पीरियड वगैरह जो है वो पता चलता है। यहाँ पर देख रहे हैं तो बहुत फेंट है, बट दिस एरिया यहाँ लिखा हुआ है शके
1162 ऐसा वहाँ लिखा है, 1162। तो ये यहाँ हम देख सकते हैं। तो इस तरह से ये मराठी कैसे डेवलप हुआ, तो वो भी हम इंस्क्रिप्शन से भी जान सकते हैं, लिटरेरी सोर्सेस के साथ साथ इंस्क्रिप्शन से भी। ये उसका प्रवेश द्वार है, उसके ऊपर का डिजाइन देख के भी हमें ये पता चलता है, ब्यूटीफुली किया है, बट उसके ऊपर भी फिर गोल्ड इंक वगैरह जो गोल्ड कलरिंग उन्होंने किया हुआ है। उसके बाद ये पलाशनाथ टेम्पल है। एक्चुअली दिस टेम्पल ये पूरी तरह से भी डैम में गया हुआ है, अभी ये दिखता नहीं है। जब डैम में बिल्कुल पानी ना हो तभी ये मंदिर दिखाई देगा, अदरवाइज कंप्लीटली दिस टेम्पल सबमर्ज्ड इन वाटर ऑफ उजनी डैम। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का जो उजनी डैम है उसके पानी में ये रहता है। 1157 में ये बना हुआ मंदिर है। देखिए ये उसका फोटोग्राफ, सुंदर फोटोग्राफ प्रीतेश कुलकर्णी जी, उन्होंने उसके बारे में ब्लॉग भी लिखा है, हमें देश पांडे जी ने। उसी के बिल्कुल बाजू में लॉर्ड रामा का टेम्पल है। ये पहला ऐसा राम टेम्पल है मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली, कि जो राम टेम्पल के ऊपर देखिए यहाँ बाली और सुग्रीव का बाली और हनुमान का युद्ध जो है, सॉरी बाली और सुग्रीव उनका युद्ध जो है यहाँ दिखाया गया है। राम जो है वो बाली का वध करने के लिए यहाँ तैयार है, वो दिखाया है। और यहाँ हनुमान जी वहाँ खड़े हैं, ये भी दिखाया गया है। और यहाँ फिर उसके बाद सुरसुंदरियों को, यानी ये मृदंग बजा रही है, उसको दिखाया गया है। तो इस तरह से रामायण की कथाओं को दिखाने वाला मंदिर, मुझे दूसरा तो पता नहीं, मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं, केव की नहीं। वैसे केव को देखा जाए तो एलोरा में भी, कैलाश केव में भी एक बहुत विस्तृत पट रामायण के बारे में दिखाया, बट दिस इज द टेम्पल जो इस तरह से पानी में चला गया। और यहाँ पर कई सारी ऐसी स्टोरीज है और कई सारी सौंदर्यों के और शिल्प। देखिए वहीं पे बाजू में ये ऐसे वीरगढ़ जो है पड़े हुए हैं, हीरो स्टोन्स वहां पर पड़े हुए हैं। और यहाँ देखिए फिर से एक बार ये हनुमान जी का ये देखते हैं, शायद उन्होंने लवकुश को अपनी पूंछ से बांध दिया है, ऐसा लगता है। बट मुझे पता नहीं, मैं ये स्टोरी, क्योंकि मुझे जो रामायण पता है उसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, बट जो अभी तक के लगभग 250 के करीब रामायण प्राप्त हुए, रामायण के अलग अलग ये प्राप्त हुई है। तो ये कौन सी स्टोरी है एक्चुअली कि जिससे उन्होंने अपनी पूंछ से दो बालकों को बांध दिया है और ऊपर किसी को एक किया है। हो सकता है कि ये शायद फिर जो अशोक वन में उन्होंने जो ये किया था सीता मैया को छुड़ाने के लिए, उस समय के किसी युद्ध का ये दिखाया है क्या। तो ऐसे अलग अलग ये उत्पन्न होते हैं, बट उसके बारे में कोई किताब मुझे अभी नहीं प्राप्त हुई कि जो इसमें मैं इसकी पूरी स्टोरीज पढ़ सकूं। फिर उसके बाद यहाँ पर कई सारे ऐसे हीरो स्टोन्स बिखरे पड़े हुए हैं, दे आर ऑल आर रियली ब्यूटीफुल। मगर दुख की बात है कि ये सब पानी में चला जाता है, हर बार ये पानी में रहता है। सिर्फ अगर पानी सूख गया, डैम सूख गया, तभी हम ये वैभव देख सकते हैं। इसको पूरी तरह से वहां से निकाल करके किसी दूसरी जगह पर अच्छी तरह से एज इट इज रिकंस्ट्रक्ट अगर किया गया तो इसकी सुंदरता को हम देख पाएंगे। इसके एक्सपर्ट जिनका नाम मैंने कई सेशन में लिया है, डॉक्टर ईशवा नागिरेड्डी साहब, जो आज कल्चरल सेंटर विजयवाड़ा के डायरेक्टर है। 300 मंदिर अभी तक उन्होंने इस तरह से ये करके दिखाए। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में राहेर का टेम्पल भी, जो यादवा पीरियड का ये टेम्पल है, उसको भी इस तरह से रिबिल्ड कर दिया गया है। बट इसको पूरी तरह से वहां से डैम से निकाल करके बाहर किसी अच्छी जगह पर अगर हम रिबिल्ड करें तो ये सुंदरता हम फिर से देख सकते हैं। तो इस तरह की कोशिश हम सभी लोगों को मिलकर अगर हम करेंगे तभी ये पॉसिबल हो सकता है। सिर्फ गवर्नमेंट चाहेगी न चाहेगी हमें तो पता नहीं, मगर हम लोग चाहेंगे, सब लोग मिलकर के, तो शायद ये हो सकता है। उसके बाद मैं महाराष्ट्र से थोड़ा कर्नाटक की ओर चलता हूँ। ये मेरा नेटिव प्लेस है एक्चुअली, वैसे देखा जाए तो मेरा बर्थ प्लेस, मेरे पिताजी का बर्थ प्लेस ये बीदर डिस्ट्रिक्ट में भाल्की तालुका में लखन गांव नाम का गांव है। ये अभी रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ नया टेम्पल है, मगर इसके बाहर मैदान में कई सारे ऐसे पिलर्स आप देख सकते हैं जो यादव पीरियड के हैं। और ये अंदर देखिए वामन अवतार विष्णु का शिल्प यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर विष्णु का शिल्प है। और ये वहाँ का गांव के अंदर का जो छोटा सा मंदिर है, वो एक्चुअली पुराना मंदिर का दृश्य दिखता है। उसका जो सामने का ओटा है, उसके सामने की जो प्लेस है, उस पर पड़े हुए हैं ये सारे शिल्प। तो वामन अवतार का कितना सुंदर शिल्प यहाँ पर है। फिर उसके बाद यहाँ वो जो मैंने अभी दिखाया नया मंदिर जो था, उसके बाहर ऐसे इस तरह से स्तंभ पड़े हुए हैं। और यहाँ फिर विष्णु के कई सारे सुंदर शिल्प वहाँ है। और उस मंदिर का प्रवेश द्वार जो है, जिसके ऊपर इस तरह से वो प्रवेश द्वार देवताओं को हम देख सकते हैं। और अंदर हनुमान जी की मूर्ति। फिर उसके बाद यहाँ दूसरी एक विशेष बात, यहाँ के ये पाटिल का जो होम है,
तो उनके घर के पीछे ये जो वाटर बॉडी बनी हुई है, स्टेपवेल जो बनी हुई है, ये स्टेपवेल जिसके ऊपर भी बहुत सुंदर अलंकरण किया है, ये इंस्क्रिप्शन जो आमतौर पर कोई देखता भी नहीं है। जैसे हम अंदर उतरते हैं सीढ़ियों से, ये नीचे वाला फोटोग्राफ देखते हैं तो यहीं पर ये इंस्क्रिप्शन है और बहुत सारे लोग इसको देखते भी नहीं हैं। तो यहाँ इंस्क्रिप्शन हमें प्राप्त हुआ। ये रीडिंग तो अभी नहीं हो सका क्योंकि इसमें कई अलग-अलग वर्ड्स और अलग तरह से मिक्स किए गए हैं। फिर उसके बाद वहीं अंदर सप्तमातृकाओं का पट हम देख सकते हैं और भी कई सारे शिल्प इसमें हैं, मगर उसको समय की वजह से हम पूरा ये नहीं कर पाए। फिर उसके बाद मैलार खानापुर बिदर डिस्ट्रिक्ट का ये भी खंडोबा जो है उनका टेम्पल मैलार देवा, तो खानापुर का ये टेम्पल फिर वो ये भी बहुत फेमस है। उसके अंदर की मूर्तियां देखते हैं तब भी पता चलता है ये यादवा पीरियड का है। फिर उसके बाहर जो इस तरह से पड़े हुए द्वार शिल्प जो है, उसके बाद फिर वहाँ की ये दीपमालाएं, तो ये भी यादवा पीरियड की स्टाइल है। ये स्टेपवेल्स वहाँ के ब्यूटीफुल स्टेपल्स आज भी है। इस एरिया में ये हमारा एक गोड चिंचोली नाम का गांव है जो भातमरा और भातमरा से भातमरा से कल्याण जाने वाले रोड पर या महाराष्ट्र की तरफ जो रोड आता है बिदर लातूर रोड जो आता है, उस रोड पर ये गांव है गोड चिंचोली। गांव में जाने के बाद वहां का जो हनुमान टेम्पल है, उस टेम्पल के सामने ये शिला शासन वहां रखा हुआ है। दंड नायकों को ये जमीन दी गई थी, ऐसा इस इंस्क्रिप्शन में जिक्र किया गया है। और एक्चुअल ये इंस्क्रिप्शन जहां बना हुआ था वो टेम्पल वहां से थोड़ा दूरी पर एक खेत में आज भी है, वो हेमाडपंथी टेम्पल है। और इसके बिल्कुल बाजू में खुदावंदपुर नाम का जो गांव है, खुदमपुर नाम का जो गांव है, जिस गांव के बॉर्डर पर ही और एक पत्थर प्राप्त होता है, एक नीलगिरी के पेड़ के नीचे एक पत्थर प्राप्त होता है जो उस गांव की सरहद को दिखाता है। उसके ऊपर भी सूर्य चंद्र और गाय देवता वो बनाया गया है और ये सीमा सीमा की सरहदों को जो तय करता हुआ ऐसा पत्थर, और उसका वर्णन इस शिला शासन में प्राप्त होता है। सो सच टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस एंड द टेम्पल्स ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द महाराष्ट्र एंड कर्नाटक आल्सो इन बिदर डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलरली। ये उस खेत का टेम्पल है, जो ये इंस्क्रिप्शन जहाँ का ओरिजिनल है वो टेम्पल ये खेत में है। और उसके बाद फिर हम कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन देखते हैं जो गांव में, ये तेलगांव नाम का गांव है, उस गांव के अंदर का इंस्क्रिप्शन है। ये इंस्क्रिप्शन इसलिए विशेष है, यह अभी भी अनपब्लिश्ड है, अभी पब्लिश नहीं हुआ है। इसका जब मिला एक गन्ने के खेत में एक किसान को, जब खेत में ये कर रहा था मट्टी को, उस समय ये एक इंस्क्रिप्शन मिला और उसने बाजू में निकाल के रखा। फिर हमें जब बुलाया गया तो हमने वहां विजिट किया और फिर ये टूटा हुआ है। एक्चुअली इस इंस्क्रिप्शन को ठीक से देखिए, ये ऊपर का पोर्शन है और ये नीचे का टूटा हुआ पोर्शन। जब हमने इसका रीडिंग किया पूरा तो ये हमें पता चला ये एक्चुअली गांव के अंदर का है, बट दिस टू आर द सेम इंस्क्रिप्शन पार्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन यादवों के और वरंगल काकतियों के वार के बारे में ये जानकारी देता है, जहां पर यादवों का और फिर रुद्रमा देवी का जो वॉर हुआ था उसका ट्रिनिटी यानी जो करार है, तह जो बोलते हैं, तो ये यहाँ इस स्टोन में उसके बारे में जिक्र है। दिस इज द बॉर्डर एट दैट टाइम दिस वाज द बॉर्डर ऑफ वरंगल काकतियाज एंड यादवा, उसके बारे में इसमें वर्णन प्राप्त होता है। फिर उसके बाद उसी गांव में तेलगांव में एक महाराज है, उनका वहां पे एक समाधि है, तो समाधि के ऊपर ये स्टोन इंस्क्रिप्शन है। तो वहां भी 2 स्टोन इंस्क्रिप्शन अलग अलग है। फिर उसके बाद ये चांदोरी नाम का गांव है, तो मैं मदर्स सिस्टर इज देयर नाउ, तो उस समय जब मैं विजिट के लिए गया था तो ये मूर्ति को मंदिर देखा जाए तो बिल्कुल नया है, मगर अंदर जाके इस मूर्ति को देखा तो ये देख उसके ऊपर जो यहाँ देख रहे हैं हम पूरे ऊंट है और यहाँ वो व्यापारी है, ऊंटों के ऊपर से ये व्यापार चल रहा है। तो इसको इस देवता को देखने के बाद ये पता चलता है कि ये स्टोन्स जो है आइदर इट इज ऑफ द यादवा पीरियड और द चालुक्यास पीरियड, और उसके ऊपर भी सूर्य चंद्र और ये बने हुए और इस देवता को यहाँ पर दिखाया गया। अब ये एक्चुअली किस देवता का शिल्प है इसका भी अध्ययन होना बाकी है। कई सारे स्कॉलर से मैंने बात की मगर कई लोगों ने अलग अलग अपने ओपिनियन दिए, मगर मुझे विशेष बात ये लगी यहाँ पर ऊंटों का जो ये व्यापार हो रहा है और ये हाथी इसके साथ है। अभी ऊंटों के ऊपर व्यापार की जो पद्धति अगर हम कहें तो अरबस्तान से जो लोग हमारे यहाँ आए थे, अफगान से जो लोग आए थे, तो वो लोग ये ऊंटों से जो व्यापार करते थे, तो देखिए ये एक बड़ी अचरज की बात है, तो इसके बारे में अध्ययन होना अभी बाकी है।
फिर उसके बाद ये बेलगावी शिमोगा डिस्ट्रिक्ट का ये जो इंस्क्रिप्शन है 1286 का, तो ये हीरो स्टोन जो यादवा किंग रामचंद्र के पीरियड में बना हुआ था उसके बारे में वहाँ जिक्र प्राप्त होता है। लास्ट में मैं सिर्फ कुछ और ये दिखाना चाहूंगा, दौलताबाद फोर्ट जो कैपिटल था यादवों का, और फोर्ट आर्किटेक्चर में इट्स रियली अमेजिंग फोर्ट आर्किटेक्चर। ये इतना सुंदर रूप से यानी 500 सालों तक जो एक बड़ा ये रहा, उसका देखिए खंदक और ये जिस तरह से उन्होंने बनाया है बाजू से पूरा डिजाइनिंग आज भी एक अभेद्य रूप से, यानी जो किसी कोई जीत नहीं सकेगा। अगर अंदर अच्छी तरह से आर्मी का ये रहा तो बाहर से कोई इसको जल्दी से जीत नहीं पाएगा। इस तरह से उसका पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया है। और ये पूरा एरियल व्यू उसका लिया हुआ किशोर निकम जी ने फोटोग्राफी किया था उसका एरियल व्यू का, देख सकते हैं। ये यानी 3 तटबंदियों से युक्त इस तरह का उसका कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। अंदर जाने के बाद ये फोर्ट के अंदर का भारत माता टेम्पल है। मैंने ये पहली बार किसी फोर्ट के अंदर या कहीं भारत माता के नाम से जाना जाने वाला ऐसा मंदिर पहली बार देखा। बाहर से ये देखे तो पिलर आर्किटेक्चर स्टाइल तो तुरंत पता चलता है यादवा पीरियड का है, बट इसे भारत माता नाम क्यों दिया गया? अंदर भारत माता की मूर्ति आज हम देखते हैं, बट क्यों भारत माता मंदिर नाम दिया गया और कब दिया गया और उसका इतिहास क्या है ये भी ढूंढना आवश्यक है। उसके बाद फिर अभी लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यादवा स्टाइल क्या है, विशेषता क्या है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अलग अलग स्टाइल्स का इम्पैक्ट होकर के उन्होंने एक अपना स्टाइल डेवलप किया, तो उसके बारे में हम यहाँ पर ये करते। द स्टाइल ऑफ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कंसिस्ट इन द peculiarities of the शिखरा, the plan, pillars and the particular architectural elements and other factors. The decorative elements are almost common to all early medieval temples, but their variations, order of arrangement, and absence or presence of some foster on a particular group or individuality of a separate style. The time and space factors often operate behind the evolution of a style. This stone, full of flaws and cracks, was unsuitable for large beams. All parts of temple being in strict proportion, the size of the temple was limited by the length of the shaft, and the trap could not give long shafts. The Gondeshwara temple at Sinnar is the largest example of this style. In general, the Deccan temples of this period are smaller in size and also fewer in number as compared to the temples of North Gujarat, Karnataka. As the stone was quarried on the spot, a well or tank usually goes with every temple. Such wells are known as Hemadpanthi wells. The Shikhara is the most distinguishing feature of this style. The Yadava Shikhara is known as Bhumija type of Shikhara. The plan of such a temple is mainly of two types, rectangular or star-shaped, arrived at by revolving a square about its center. The plan shows multiplicity of angles which are carried up through the walls and towers with numerous horizontal moldings. Among its variations are found 3 shrine. एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ इसका दिया है, जैसे हमने कोई और टेम्पल की भी बात की, एंड मल्टीपल श्राइन्ड टेम्पल्स बरसाने जैसा. द पिलर्स आर आल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर. द यादवा पिलर्स आर फिक्स्ड. देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स द स्क्वायर, ऑक्टेंगल, स्क्वायर एंड राउंड शेप. द पाटना पिलर, पाटना देवी टेम्पल हमारे यहाँ पे जलगांव डिस्ट्रिक्ट में है, इज द प्रिवलिंग यादवा टाइप, बट देयर आर न्यूमरस वैरायटीज. आई एम वेरी सॉरी टू से दैट एक्चुअली महाराष्ट्र में पर्टिकुलर, जैसे मैंने कहा, यादवा पीरियड के लगभग 700 to 800 टेम्पल्स का अब तक का नोटिंग, सिर्फ लिस्टिंग नोटिंग किया गया है, बट उसमें से कुछ ही टेम्पल्स मैंने यहाँ पर दिखाए. फिर भी बहुत देर हुई, आप सबका बहुत ज्यादा समय हमने यहाँ पर ये किया. ये उस टेम्पल स्पेशलिटी को दिखाने के लिए फिर से एक बार वो सिन्नर का गोंदेश्वर टेम्पल जो है उसको दिखाने का मोह हुआ. जो रिपोर्ट्स या जो स्पेशल ये है उसको हमने दिखाने की यहाँ कोशिश की. मैं ये मेरे हाथ में ये किताब है, महाराष्ट्र स्टेट गैजेटियर स्थापत्य एवं कला. ये 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ है. ये उसका सेकंड वॉल्यूम है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, महाराष्ट्र स्टेट गैजेटियर का. तो ये जरूर लीजिएगा, बट ये मराठी में है, तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो उसको जरूर पढ़ें, और फिर उसका ट्रांसलेशन अगर किसी से करवा सकते हैं तो जरूर करवा ले, ताकि यादवा पीरियड का ज्यादा अध्ययन हम कर सकते हैं. सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू. ये लास्ट का टेम्पल कहाँ का है, जो हमारे कुछ एक्सपर्ट्स है वो छोड़कर बाकी लोग अगर हो सकते हैं तो जरूर गेस कीजिए. 3-4 लोग जिनको इसके बारे में पता है
ग्रुप जिन्होंने बार-बार यहाँ विज़िट किया है, वो लोग कृपया इसके बारे में कोई कमेंट ना करें। बाकी लोग जो है अगर इसको पहचानते हैं तो ज़रूर उसके बारे में लिखिए। ये एक बहुत सुंदर टेम्पल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। इसके बारे में हम आने वाले सेशन में जानकारी लेंगे। सो आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, और अगर कुछ गलती हुई हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा समय हमने आप सबका लिया, इसलिए भी मैं सभी का जो है यहाँ पर ये करता हूँ, और आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए जो है हम अभी अपना सेशन जो है उसको यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। और कुछ अगर इसके बारे में सवाल हो तो आप, जैसे हमारा जो ग्रुप भी हमने बनाया हुआ है उस पर भी सवाल पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने इस किताब के बारे में जो बात की थी, तो ये किताब आप ज़रूर ये कर सकते हैं। ये महाराष्ट्र स्टेट गैजेटियर की किताब है, और उसका सेकंड वॉल्यूम है पर्टिकुलरली आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। तो इसको ज़रूर ये कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरह से जानकारी उन्होंने महाराष्ट्र के सभी टेम्पल्स के बारे में, नॉट ओनली अबाउट द यादवा पीरियड, कल्याणी चालुक्य पीरियड एंड अदर पीरियड्स आल्सो, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी है। तो सभी का शुक्रिया अदा करते हुए, और बहुत ज़्यादा समय लिया इसलिए मैं क्षमा मांगते हुए यहाँ पर हमारा ये सेशन हम रोकते हैं। और बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।